तुमने अगर हिंदुस्तान के बारे में गलत करना तो बहुत दूर की बात, अगर इसके बारे में गलत भी सोचा तो तुम दुनिया के जिस भी देश के अंदर होंगे, जिस एजेंसी की सिक्योरिटी में होंगे, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। पाकिस्तान पहले ही ख़त्म हो चुका है, नेपाल में गवर्नमेंट गिर चुकी है, बांग्लादेश को पूरा ख़त्म कर दिया। क्यों? सिर्फ हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए। आपको क्या लग रहा है ये जो टारगेट किलिंग्स हुई है, जिस अननोन मैन की बात की जा रही है, क्या मिस्ट्री है उस अननोन मैन की? आज मौलाना मसूद अजहर नमाज पढ़ने भी जा रहा है ना सर, तो पूरी फौज लेके जा रहा है। सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ के अंदर भी गोली लगी है सर। क्यों नहीं जांच हो रही सर, जिसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे इस देश में? आपको मैं इस देश के कई ऐसे बड़े जर्नलिस्ट बताऊंगा, एक ऐसे जर्नलिस्ट का नाम मैं नहीं बताऊंगा जो MI6 के लिए काम करते हैं। इसमें हमें भी पता है, बहुत बड़ा नाम है इस देश का। हिंदुस्तान में सबसे अच्छे लोग कहाँ के हैं? मेरे से व्यक्तिगत राय ले लो सर, मैं बोलूँगा मुझे नॉर्थ ईस्ट से अच्छे इंसान कहीं के नहीं लगे सर। आप 99 दिन मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दो, मैं 99 दिन भी आपके साथ डील करूंगा। सिर्फ मुझे एक इन्फॉर्मेशन का वेट है। इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर 1% रेशियो भी सक्सेस रेशियो माना जाता है सर। बहुत ईजी है फायरर बनना, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने टारगेट को ढूंढना। रशिया, चाइना और हिंदुस्तान की अगर ये 3 देशों की आर्मी एक होती है तो वर्ल्ड में आप पूरी दुनिया को एक तरफ रख लो सर, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। आज जो पूरी दुनिया में जो वॉर हो रहा है, जो पूरी मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, जो पूरा यूक्रेन के अंदर वॉर हो रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर ये जो हुई है, ये पूरा का जो सीरिया में हुआ है, इस सब के पीछे MI6 FCDO। साइलेंट होने का मतलब या तो एक ही चीज़ हो सकता है सर कि वो कुछ नहीं कर रहा, या वो एक ऐसी चीज़ कर रहा है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते सर। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी कई पहचानें हैं। इनकी सबसे पहली पहचान तो यह है कि इनके ज़्यादातर पॉडकास्ट बहुत वायरल होते हैं। और आपको बता दें कि पूर्व में NSG कमांडो रहे हैं, रॉ एजेंट रहे हैं, और इनकी गिनती एक वक्त भारत के टॉप स्नाइपर्स में होती थी, या यूं कहें कि दुनिया के टॉप स्नाइपर्स में होती थी। और एक ऐसा दौर भी आया जब डबल मर्डर के केस में इन्हें कुछ साल जेल में भी बिताने पड़े। हालांकि इनका कहना है कि वो इनके खिलाफ एक साजिश थी। तो इन तमाम मामलों पर इनसे आज खुलकर बात करेंगे, खासतौर पर जियोपॉलिटिक्स में, दुनिया की राजनीति में जो चल रहा है और हमारे पड़ोस में जो चल रहा है, उस पर हमारी पैनी निगाह रहने वाली है। तो स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान लकी बिष्ट जी का। लकी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पहले तो ये बताइए, इतने वायरल क्यों हैं आप? क्योंकि हमने इतने पॉडकास्ट किए हैं और हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं 2-4 कमेंट आपके लिए आते हैं कि लकी बिष्ट जी को बुलाइए। तो क्या वजह है, क्या जादू आपकी बातों में कि लोग इतना आपको सुनना पसंद करते हैं? सर देखो, एक्चुअली क्या है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो मतलब लगता है हमारे को, बहुत सारी चीज़ें आजकल बातें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, कि जो हमने ग्राउंड पर महसूस किया, ऐसा नहीं है सर किताबें पढ़ रखी है बड़ी बड़ी, तो वक्त ही नहीं मिला कभी। तो जो हमें ग्राउंड में लगा, हमने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। अपना एक ग्राउंड एक्सपीरियंस या जितना भी लाइफ के अंदर काम किया, उसके आधार पर बात करते हैं तो लोगों को लगता है, थोड़ा कनेक्ट होता है लोगों को, यार ऐसा हो सकता है करके, तो इसलिए लोगों को पसंद आता है सर। शायद उन्हें एक लगता है कि यार ये वजह हो सकती है, और बाकी सर लोगों का प्यार है सर। और इससे पहले कि लकी भाई आपने जो कितने काम किए उस पर मैं बात आऊँ, एक मैं स्टार्टिंग एक ऐसे सवाल से करूंगा जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। बहुत सारे लोग जो अपने काम के उस पर सवाल भी खड़े करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी NSG कमांडो भी रहा है, स्नाइपर भी रहा है, रॉ एजेंट भी रहा है, और तमाम जो आप अपना प्रोफाइल बताते हैं, उनको लगता है कि ये संभव नहीं है, और फिर आपके नाम को, आपकी पहचान को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, सारी कन्फ्यूजन क्यों है? सर देखो, एक्चुअली क्या है कि जो क्वेश्चंस करते हैं ये हमेशा सिविल बैकग्राउंड ने किया होगा। दुनिया में कभी किसी मिलिट्री बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं आया होगा, किसी एजेंसी से नहीं आया होगा। कहानी क्या है, लोगों के अंदर, लोगों को यही नहीं पता। लोग सोचते हैं कि यार एक आदमी ने अगर एक स्नैपर है तो स्नैपर ही एक स्नैपर, एक कमांडो कैसे हो सकता है, एक कमांडो एक बॉम्ब टेक्नीशियन कैसे हो सकता है, एक बॉम्ब टेक्नीशियन एक सोल्जर कैसे हो सकता है, एक स्पाई। तो मैं 2 मिनट में समझाऊंगा तो शायद लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या होता है सर, एक लड़का कॉलेज जाता है, एक लड़का कॉलेज करता है, कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारी डिग्री होती है किसी के पास। आपने देखा वो एडवोकेट भी होता है, हो सकता है उसने MBA कर लिया हो सकता है उसने कोई डिग्री। ये सिर्फ फौज के अंदर कोर्सेज होते हैं। ये मैं आपको, एक आदमी एक सोल्जर बनता है या एक एजेंट बनता है, नॉर्मल एक बेसिक ट्रेनिंग हो गई किसी भी इंसान की, भाई 9 महीने हो गई, 1.5 साल हो गई, 2 साल की ट्रेनिंग लेके आ गया, ये उसकी बेसिक ट्रेनिंग है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, अपग्रेड किया जाता है। जैसे नॉर्मल में एक सोल्जर या एक एजेंट XYZ, डिफेंस को लगा यार, गवर्नमेंट को लगा कि लकी बिष्ट का फिजिकल बहुत अच्छा है, फिजिकल अच्छा है, ट्रेनिंग से ही हमारी एक रिकॉर्ड देख लिया, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो इसका फिजिकल बहुत अच्छा है, हम एक काम करते हैं, इसको कमांडो की ट्रेनिंग करवा देते हैं।
हम लोग जाते हैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं और कमांडो की ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग होता है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं बताऊंगा, कहीं पर 38 डेज भी होता है, कहीं पर 3 महीने भी होता है। हर जितने भी मिलिट्री बैकग्राउंड है सबका अलग अलग होता है। एनएसजी का एक अलग टाइमिंग है, बेलगांव कमांडो एक अलग टाइमिंग है, पैरा का सबका अलग। आपने कोर्स कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको एक गवर्नमेंट से क्या मिल गया, सर्टिफिकेट मिला। जैसे आपने एमबीबीएस के बाद बहुत सारे लोग कोर्स कर लेते हैं, कोई हार्ट का एक्सपर्ट बनता है, कोई नैरो बनता है, तो एक्सपर्ट तो एक कमांडो का एक टैग लग गया, जीवन भर के लिए आप क्या हो गए, कमांडो हो गए। ठीक है। ट्रेनिंग कर ली ना आप। जब भी कभी ऐसे ऑपरेशन में जरूरत पड़ेगी कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना है, कहीं पर ऑपरेशन करना है, तो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, आपको बुला लिया। सेकंड आते हैं कि यार नहीं, हम लोग आए, बोला एक कोर्स करके आ जाओ, एक्सप्लोसिव का कोर्स करके आ जाओ। एनबीडीसी के अंदर कोर्स चलता है, नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर के अंदर सिलेक्ट होते हैं लड़के। एक ट्रेनिंग करके आ गया, एनबीडीसी से आपको क्या मिल गया सर, एक सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आप बॉम्ब टेक्नीशियन हो। आपका प्रोफाइल में जुड़ गया सर कि आप एक बॉम्ब टेक्नीशियन भी हो। एक अच्छा फायरर है, कंपनी लेवल से एक लड़का अच्छा फायरर होता है, फायरिंग करते हैं कंपनी लेवल में, बहुत अच्छी फायरिंग करता है। उसके बाद बोलता है लड़का बटालियन के लिए क्या करेगा, फायरिंग कंपटीशन करेगा, बटालियन में अच्छा रिकॉर्ड आता है, बोलता है एक काम करेगा ब्रिगेड के लिए करेगा, डीव के लिए करेगा। अच्छा फायरर है, एक काम करो एक स्नैपर कोर्स कराओ। आप वहाँ गए, आपने स्नैपर की ट्रेनिंग करी। ऐसा नहीं है भाई कि जीवन भर करना होता है। आर्मी की दुनिया के अंदर कोई भी आर्मी की ट्रेनिंग 3 महीने से ऊपर का कोर्स ही नहीं होता सर। हाईएस्ट 3 महीना बहुत होता है। 3 महीना आप 3 महीना, लोग कहेंगे कि यार कि 3 महीना, मैं बोलता हूँ सर कि जो कहता है कि यार मेरा फिजिकल इतना स्ट्रांग है, जो कहता है ना मेरा फिजिकल, मैं कहता हूँ कि उसको सिर्फ 36 दिन बेलगांव कमांडो विंग के 36 दिन निकाल दे, वो 36 साल के बराबर होते हैं सर, 36 ईयर के बराबर। तो आदमी की प्रोफाइल में क्या लग गया, एक और टैग लग गया सर कि ये क्या है, एक स्नाइपर भी है। तो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के आधार पर आदमी का क्या होता है, प्रोफाइल बनता है। और ऐसे है कि ये तो मैं सामने हूं, मेरे भी बहुत सारे सीनियर हैं जिनका अगर आप प्रोफाइल रिकॉर्ड देखोगे तो आप हिल जाओगे यार, एक आदमी के पीछे इतना प्रोफाइल रिकॉर्ड रखा हुआ है करके। तो ये सिर्फ कोर्सेज होते हैं सर। हाँ, लेकिन हाँ चलिए वो आपकी बात एकदम सही है, लेकिन स्नाइपर हर कोई तो नहीं बन जाता, नहीं क्योंकि सर। अगर 10 लोग दावेदारी कर रही हैं तो उसमें बाद में जो टॉप हैं, है ना, जिनकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रही, जिन्होंने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया, बिल्कुल। वही बाद में स्नाइपर बन सर रहे हैं। 1000 में से सर, हाँ। मतलब 10 तो बहुत दूर की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एनएसजी के अंदर भी लोग आते हैं, तो ऐसा एनएसजी के अंदर अगर 1000 लोग आएंगे ना सर, आप जो एनएसजी में 1000 आ रहे हैं वो ऑलरेडी टॉप के सोल्जर हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो सोल्जर, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आर्मी की रेजिमेंट है, मैं लेता हूँ कुमाऊं है, गढ़वाल है, मराठा है, राजपूताना राइफल है, उसमें 600-700 सोल्जर है। उसका जो बेस्ट होगा ना सर, अपने रेजिमेंट का बेस्ट, उस बेस्ट को क्या करेंगे वो लोग भेजेंगे। 700 का जो टॉप होगा वो बेस्ट आएगा एनएसजी के अंदर करने। तो हर इंडियन आर्मी के या जितने भी फोर्सेस हैं सबके टॉप आए। टॉप सपोज करो 1200 लोग आ गए, ये 1200 सबके सब अपने महारत हासिल है अपने वहां से। लेकिन आपको मैं शॉकिंग चीज बताऊं कि इस 1200 में से 50 रह जाएंगे, 1150 वापस चले जाएंगे चले सर। जाएंगे, बिल्कुल। इस पर मैंने बकायदा एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, और उसमें देखा था कि किस तरह एक एक फेज के बाद लोग बाहर जाते निकलते रहते हैं, क्योंकि उसको बर्दाश्त कर पाना जो हार्ड ट्रेनिंग है बहुत मुश्किल है। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि एक इंसान की जहां पर शक्ति खत्म हो गई ना, कि अब आपके बस की ही नहीं है। चलो कुछ भी आपको कुछ उदाहरण दीजिए लकी भाई हमारे दर्शकों को, कि वो कौन सा पॉइंट आता है जहां बड़े बड़े टूट जाते हैं। सर आप हम लोग गए, मतलब स्टार्टिंग में गए, पहले दिन ही गए सर। मतलब आप सुबह वहां 4 बजे आपको बुला दिया जाएगा, ग्राउंड पर आ जाओ। आप 4 बजे ग्राउंड पर चले गए सर। अब आप लगा लो कि सिर्फ आपको 10 बजे आपको चाय मिल गई, 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिला। ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइमिंग दिया है। ओनली आप करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ब्रेकफास्ट में सब कुछ है, आपके पास इतनी चीजें हैं कि आप खा नहीं पाओगे। लेकिन रीजन है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अगर 200 लड़कों की लाइन लगी है और ब्रेकफास्ट का टाइमिंग स्टार्ट हो गया, ब्रेकफास्ट टाइमिंग स्टार्ट, सर जब तक आपका नंबर आएगा वहां तक तो टाइमिंग ही खत्म हो चुका है। जैसे आप वहां से हरासमेंट, अरे यार आप कहोगे 4 बजे से साला यहाँ खड़ा हूँ, दिमाग खराब हो गया, मुझे 2 पूरी खाने को नहीं मिली। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपको एक्सरसाइज कराई, अलग अलग पीटी कराई, चीजें कराई, बीओसी कराई। 10 बजे आपके पास सेम चाय आ जाएगी, वहीं पर टी आएगी, स्नैक्स आएंगे। फिर आप लाइन में लगोगे, आपका नंबर नहीं आएगा सर उधर तक, आप फिर हरासमेंट हो गए आप। फिर दोपहर को 2 बजे आप पूरा मतलब मिट्टी के अंदर हो, चीजें हो, आपके पास खाने के लिए आएगा। आप कहोगे यार कि मैं हाथ धोने जाऊं या लाइन में लगूं। पहली चीज तो ये है, आप कहोगे नहीं भाड़ में गया, हाथ धोने, चम्मच से खा लूंगा। फिर आप खाने की लाइन में लगे, पूरे शरीर में तो आपकी मिट्टी है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई एक्सरसाइज करी है यूएससी में। आप इतनी दूर खाना रख के खा रहे हैं सर, नजदीक लाओगे तो आपके शरीर की मिट्टी गिर जाएगी उसमें। तो दूर दूर से आप खाना खा रहे हैं ताकि मिट्टी ना गिरे, वहां भी आपको खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा सर। तो धीरे धीरे जैसे रात होगी,
रात होगी और रात को आप कहोगे यार अब तो छोड़ देगा, अब तो छोड़ देगा। घड़ी में आप टाइम देख रहे हो 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, आपका हालत खराब सर। आप सुबह के 4 बजे से हो सर, और जो आपका इंस्ट्रक्टर है सामने वो कहेगा यार जोश नहीं है तुम में, क्योंकि इंस्ट्रक्टर सर आप तो अभी आ रखे हो, हम तो सुबह 4, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं, आप जवाब नहीं दे सकते। सही बात। फिर आप खड़े 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 रहोगे, रात को जब 12-1 बजेंगे, जब आप कहोगे कि आप तो भाड़ में गया करके, तब आपको छोड़ेंगे सर। और ये पहला दिन है और लास्ट दिन भी ऐसा होगा, तो आदमी कहेगा भाई मुझे करना क्या है। सही बात। ना तो सरकार, एक चीज बताओ, ना तो सरकार ऐसा तो नहीं है कि आप ये करती आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, आपका कुछ नहीं होगा, सैलरी आपकी उतनी ही रहनी है जितनी है। मतलब ऊपर से खर्चा अलग, आपका शरीर इतना हार्ड वर्किंग कर चुका है कि आप अपनी ही सैलरी से एक्स्ट्रा डाइट लोगे, तो 99% इंसान टूट जाता है सर। और दूसरा, आप बहुत सारे लोगों से ये पूछना, आप 40 किलोमीटर बाइक चलाते हैं सर, हाँ। आप 40 किलोमीटर किसी को बोलो कि लगातार बाइक चलाना, आपको कैसा लगेगा सर? आपकी थकावट कार हो में तो जाएगी। बैठे नहीं हो ना सर। बिल्कुल। 40 किलोमीटर आप बाइक चलाने में आपकी हालत खराब हो रही है, आपको 40 किलोमीटर रनिंग करना है, और 28 केजी वेट है आपके शरीर में, 28 केजी वेट है। और ये समझ लो कि अगर आप इस 40 किलोमीटर की रनिंग में फेल हो चुके हो ना सर, जो आपने पिछले 1.5 महीने से मेहनत करी है यहाँ पर, आप आज वापस चले जाओगे सर। और ऐसा नहीं है कि 40 किलोमीटर आप पैदल चल रहे हो, आपको 40 किलोमीटर उस टाइम पर पहुंचना है जो ऑर्गेनाइजेशन ने या आर्मी ने टाइम फिक्स किया है। ऐसा नहीं है कि आप पैदल चल के आ रहे हो और जब आप वापस आओगे तो ऐसा नहीं है कि यार आपको रेस्ट दे देंगे, आपको, आप 40 किलोमीटर रनिंग करके आए, सुबह फिर आपको पहुंचना है सर। तो आदमी मेंटली टूट जाता मतलब वो है पूरा आपको झंझोड़ देते हैं एक सर। तरह वो से। कहेंगे कि भाई कि मुझे करोड़ों में से एक ही आदमी चाहिए जो दुनिया के हर मुसीबत में खड़ा रह सके सर। देखो, आर्मी तो सभी आर्मी है सर, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकती है, आप उसको कोई भी काम दो। मेरी तरफ से आप इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर से ले जाके नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन कराओ, वो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करेगी। आप उसको ले जाके जैसलमेर में लेकर जाओ, वो जैसलमेर में भी ऑपरेशन करेगी, क्योंकि एक सोल्जर बना है। लेकिन एक सोल्जर को फिर स्पेशल बनाना है सर, इन्हीं में से एक को स्पेशल लेकर आना है कि तेरे लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है सर। तो आपको उस कैटेगरी में लाने के लिए तो ये मेहनत करनी ही पड़ेगी सर, आपको इतने टफ पीरियड से निकलना पड़ेगा। तो लोग बहुत इजीली तरीके से जवाब दे देते हैं सर कि चीज़ें देखकर यार कमेंट्स कर दिया, ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि मैं ट्रेनिंग में था और हम लोग लूडो जंप कर रहे थे सर। लूडो जंप क्या है सर कि हम लोग, स्विमिंग पूल है और हमने पूरी ड्रेस पहनी हुई है, जूते भी पहने हुए हैं, सब कुछ पहने हुए हैं। हम लोग स्विमिंग पूल में जंप करते हैं और ड्रेस के, बैटल ड्रेस के साथ, आपके जूते होते कंबा, ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल जैसे लड़के लोग करते हैं ना बिल्कुल, कि मतलब बिल्कुल यूँ करके इजी। अरे भाई, बॉडी के अंदर पूरी ड्रेसेस है, मैं बैटल इक्विपमेंट के साथ हूँ। मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा मेरे पूरे कपड़े भर चुके होंगे पानी से। अब मेरे को इन कपड़ों का वेट लेके स्विमिंग करना है, क्योंकि मैं पूरा, मेरे जूते नीचे से टाइट हैं, यानी कि जूते भी मैंने नीचे से फोल्ड करे हुए और मेरा पूरा पानी यहाँ है। अब मैं स्विमिंग करके फिर जाता हूँ, फिर मैं लगभग कम से कम 40-50 फीट ऊपर चढ़ता हूँ, 40-50 फीट ऊपर चढ़ता हूँ। ऊपर चढ़ने के बाद जब मैं नीचे देखता हूँ तो अब आप 40 फीट 50 फीट से नीचे देख रहे हैं सर, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और लोगों को, अब लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नीचे तो पानी है, तो मैं ये बोलूँ कि पानी की चोट ज़मीन से भी खतरनाक होती है। अगर कभी भी कोई आदमी अगर पानी के अंदर फ्लैट गिर गया तो उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाएंगे सर। आदमी को लगता है पानी, कोई आदमी अगर 60 फीट से पानी में अगर फ्लैट गिर गया ना सर, तो यहाँ से यहाँ तक फट जाएगा पूरा। ये ताकत होती है पानी की, फाड़ देगा आपके। अब आपको उसमें चलना है सर। चलने के बाद, और अब आप जब चलोगे ना सर, तो नीचे जो इंस्ट्रक्टर खड़े हैं उनको ये नज़र नहीं आना चाहिए यार ये बंदा डर रहा है, क्योंकि वो नोट कर लेंगे। क्योंकि आपके पास एक लगभग कम से कम 30 सेंटीमीटर की आपके पास एक तख्ता है, वो तख्ता हिलता भी है, अब कुछ नहीं हो। अब आपको चलते समय इंस्ट्रक्टर लगेगा लड़का डर रहा है, बोलेगा थाम वहीं रुक, तो वो रुक जाएगा। बोला पीछे मुड़, अरे पीछे मुड़ोगे तो आपकी हालत खराब सर। आपको सारे टेस्ट निकालने हैं। तो ये क्यों कराया जाता है सर, मैं आपको बताऊं कि क्यों कराया जाता है। शायद मैं अपने जीवन में, उस लूडो जंप करने के बाद मैं अपने जीवन में कभी तख्ते के ऊपर नहीं चला, लेकिन तब चला। वो क्यों चला सर? क्योंकि एक इंसान को उसकी ताकत दिखाई जाती है कि तेरे अंदर क्या ताकत है। शायद 40 किलोमीटर जब मैंने रनिंग करी 28 केजी या 30 केजी के साथ, मैं अपने जीवन में दोबारा 40 किलोमीटर नहीं गया हूं कभी पैदल चल के, किसी भी ऑपरेशन में नहीं गया। हाँ, मैं ऑपरेशन में गया हूं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में गया हूं, मैं 20 किलोमीटर भी गया हूं, लेकिन मैं 40 किलोमीटर कभी ऑपरेशन में पैदल नहीं चला लगातार कंटिन्यू रनिंग करके। वो इसलिए कराया जाता है, इंडियन आर्मी नहीं, दुनिया की हर फोर्स क्यों कराया जाता है, ताकि एक इंसान को उसकी ताकत बता सके कि तुम कर सकते हो, तेरे अंदर वो ताकत है। मुझे पता है कि सर मैं 40 किलोमीटर दौड़ता हूं,
अब आप मुझे कोई बोले यार 20 किलोमीटर, हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक नए इंसान से बोलो यार 20 किलोमीटर तू 10 केजी वजन के साथ चलेगा, लोग कैसी बात कर रहा है यार, क्योंकि उसको अपनी ताकत नहीं पता सर। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको आपकी ताकत बताना, वो कॉन्फिडेंस लेके आना इंसान के अंदर, यही हिस्सा होता है। तो जो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं ना सर कि यार ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, यार आके देखो, महज आपने देखा होगा कि किसी दुनिया के दूसरे देश के अंदर घुस के एक फोर्स महज 5 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके वापस आ जाती है सर। जैसे अभी वेनेजुएला में हुआ सर 30 मिनट के अंदर एक देश के सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चले गए उसके घर से। नहीं, आप कॉन्फिडेंस देखो सर, एक आदमी का कॉन्फिडेंस देखो। यहाँ क्या होता है सर, आदमी फ्लाइट के ऊपर बैठा होता है ना, हल्का सा फ्लाइट हिलती है तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। एक एग्जांपल के लिए, कभी आप लोग फ्लाइट में बैठते हैं, थोड़ा सा टर्बुलेंस आता है तो लोगों की हालत खराब होती है, ये क्या हुआ। अबे किसी देश के अंदर एक आदमी एयर से जा रहा है, इसका मतलब उसकी फ्लाइट को गिराया जा सकता है सर, ऐसा नहीं है। मिसाइल देके उस हेलीकॉप्टर को भी गिराया जा सकता है, नीचे प्लेन को भी गिराया, लेकिन वो लोग जाते हैं सर। वो कॉन्फिडेंस कहां से लेके आओगे? वो कॉन्फिडेंस तब लेके आओगे जब आपने हर रात और दिन ये डर ये महसूस किया होगा, तो आपको लगता है कि यार आज तो मैं एक नया काम नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं हर रोज करता हूं। ट्रेनिंग क्या होता है सर? ट्रेनिंग यही होता है कि मैं वो सब कुछ करके आ रखा हूं, मेरे लिए कोई नया नहीं है सर। हर जगह पर लिखा होता है कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना आपका लड़ाई में खून बचाएगा सर। आज आप जितना यहाँ पसीना बहा दोगे ना, आपका ब्लड कभी नहीं निकलेगा सर। ट्रेनिंग जब आप ऑपरेशन फील्ड में जाओगे, तो यही चीज है सर। आपकी बात सुन रहा हूँ लकी भाई, तो मुझे वो ओसामा को जब इन्होंने हंट किया था एबटाबाद में जाके, वो पूरा ऑपरेशन याद आ गया कि कुछ ही वक्त उनके पास था, 2 हेलीकॉप्टर वो लेकर गए और उसमें भी एक क्रैश हो गया था। उसके बावजूद सारे सबूत इकट्ठे किए, उसको हेलीकॉप्टर में डाला और जो क्रैश हुआ था उसको नष्ट भी करके आए वो। बिल्कुल सर, क्या होता है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। लोग ये सिविलियंस के लिए भी है सर। देखो दुनिया की कोई भी फोर्स हो, उसके लिए ऑपरेशन से इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है सर। दुनिया के अंदर टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लोगों को आपको सिर्फ वो हिस्सा नजर आ रहा है कि ये लोग गए और बिन लादेन को किल किया, एक हिस्सा और है जो दुनिया को कभी नजर नहीं आएगा, कभी फ्यूचर में नजर आएगा तो बात अलग है। जैसे क्या होता है, किसी भी देश का एक ऑपरेशन है, मैं पर्टिकुलर देश के ऊपर लेके नहीं चलूंगा। सपोज करो एक देश बोलता है कि तुम्हें जाना है एक कम्युनिकेशन टावर को बर्बाद करना है, दूसरे देश में बोला इस कम्युनिकेशन टावर को बर्बाद करके क्या होगा, हम एनिमी का कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। तो इस कम्युनिकेशन टावर को खत्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे अम्युनिशन डंप हो कुछ भी। इसके ऊपर बाद में पिक्चरें भी बनेंगी कि कैसे हमारी फोर्स गई, कैसे जाके वहां पर दुश्मनों के लॉन्च पैड खत्म करे, आतंकवादियों को मारा। फॉर एग्जाम्पल उरी गए, ये दुनिया को नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा भी हिस्सा होता है जो दुनिया को कभी नजर नहीं आता। वो क्या होता है कि जब हमारी फोर्स या दुनिया की कोई भी फोर्स एलओसी क्रॉस करके जाती है, अब क्या हो गया सर, ऐसा नहीं है कि वो हम उससे कोऑर्डिनेट जरूर कर रहे हैं, उनको बोल दिया कि तुम 300 ओवर्स पर या 400 ओवर पर टारगेट को बर्बाद करोगे। जो 400 ओवर है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां 402 ओवर नहीं होना चाहिए, 405 ओवर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक दूसरा ट्रूप भी है कहीं ना कहीं, जिसको पता है कि मुझे उस देश का दिमाग को कैसे डाइवर्ट करना है। वो ये ट्रूप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, मेरी बात समझे। दोनों ट्रूप्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ट्रूप टाइम के ऊपर गेम खेल रहे हैं। इनको पता है, इस ट्रूप्स को पता है कि हमारे को 300 ओवर 59 मतलब 3:59 पर एक ऐसा काम करना है कि पूरी पाकिस्तान का ध्यान डाइवर्ट हो, ताकि ये ट्रूप मेरा उस ब्लास्ट करके वापस निकल जाए। दोनों कोऑर्डिनेट तो नहीं है ना, लेकिन टाइम की वैल्यू है। अगर सपोज करो कि इस ट्रूप ने 3:59 पर वो चीज नहीं करी, वो ट्रूप वहां फंस जाएगा सर, है ना। अगर उस ट्रूप ने उस टारगेट को उतने बजे खत्म नहीं किया, तो ये ट्रूप उसको बचा नहीं पाएगा। लेकिन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोगों को नजर नहीं आता। तो हमें सिर्फ एक ही फ्रंट ट्रूप नजर आता है। हम कभी भी पिक्चरों में देखते हैं कि यार एक कमरे के अंदर एक हिट टीम गई, रूम के अंदर घुसी और उसने मिलिटेंट को मारा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ट्रूप्स होते हैं, रिजर्व होता है, कॉर्डन होता है, आउटर कॉर्डन होता है, इनर कॉर्डन होता है। आपको सिर्फ सामने की चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन आपको बैक फुट में या उस ऑपरेशन का अहम हिस्सा नजर नहीं आ रहा सर। वो कभी दिखाई नहीं देता, ना वो किसी पिक्चर में दिखाई देता है सर। पीछे के सर्वर में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं दिखाई देता सर। बिल्कुल। लकी भाई, आपने इतने सारे ऑपरेशंस भी किए बतौर स्नाइपर, आपने काफी लाइव टारगेट भी हिट किए हैं, तो अपना कोई खुद का लाइव इनकाउंटर का कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपके हिसाब से आपके करियर का सबसे टफेस्ट था, जहां कर आपको भी लगा कि यार यहाँ से आगे क्या होगा। सर देखो क्या होता है कि हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में और ग्राउंड में बहुत फर्क होता है सर। मतलब लोग कहते हैं कि यार, जैसे किसी इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने कहा यार कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा 50% कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। रीजन क्या है सर
कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक फ्री माइंड काम कर रहा हूँ, फ्री माइंड काम करने में आप मुझसे कितना भी अच्छा काम करवा लो, मुझसे गलती नहीं होगी। जब मेरे ऊपर एक प्रेशर आता है ना सर, वो इंसान की फितरत है, इसको दुनिया में आप चेंज नहीं कर सकते। मैं कितना भी कह दूं यार मुझे टेंशन नहीं लेनी, हूं तो मैं भी इंसान ही सर। मैं ना, दुनिया में कौन है जो टेंशन नहीं लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब भी हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो उस ऑपरेशन का क्या होता है, एक हिस्सा एनीमी भी होता है जो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में असर कर रहा होगा। पहली चीज वो प्रेशर है कि मुझे इतने टाइम में इस टारगेट को खत्म करना है, और जिस एनीमी के लिए हम लोग 2-2 साल 3-3 साल इंतजार करते हैं, आज हमें पता है कि हमारा एनीमी आने वाला है और वो एक ही बार नजर आएगा सर। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं कि सर नहीं गोली वॉश आउट हो गई तो एक काम करो 10 राउंड दोबारा भर दो, दोबारा मार लूंगा, या मेरे हथियार की जीरोइंग में गलती हुई है सर, मेरी गोली नीचे जा रही है, थोड़ी सी 15 सेंटीमीटर नीचे जा रही है, ठीक है, तो एक काम करता हूं 15 सेंटीमीटर में गोली ऊपर लेके आ जाता हूं राइट साइड में। तो ट्रेनिंग और ग्राउंड में अंतर है, क्योंकि यहां पर मैं 10 बारी भी गलती करूंगा चलेगा, लेकिन यहां पर क्या है, मैं जिस आदमी का इंतजार कर रहा था 2-3 साल से, और आज हमें पता है कि वो आदमी आने वाला है। एक ऑपरेशन बताता हूँ, कहाँ पर है नहीं बताएंगे सर, लोकेशन डिसाइड नहीं करेंगे। हमारे को ये पता था कि आने वाला है, विद इन आज के अंदर एक आदमी आएगा। तो हम एक सरकारी स्कूल में बैठे, हमने सरकारी स्कूल में पोजीशन ली सर। अब ये लगा लो कि अर्ली मॉर्निंग से हम पोजीशन ले चुके हैं। जब भी आप पोजीशन लोगे ना सर, उसका हर टाइम आप उतने ही एक्टिव रहोगे जितने पहले मिनट में एक्टिव थे। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के बाद आपका एक्टिवनेस छूट, क्योंकि एनिमी आपको बताकर नहीं आएगा। एनिमी कभी भी आएगा तो मुझे दुनिया की एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, और उस लाइन को मैं कभी जीवन में नहीं भूलता। वो लाइन लिखी थी कि दुनिया का एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है। एक स्नैपर के लिए बता रहा हूं सर, कि दुनिया का एक अच्छा फायरर कोई भी बन सकता है और बहुत इजी है फायरर बनना, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने टारगेट को ढूंढना। मतलब अच्छा फायरर तो मैं बन जाऊंगा सर, मैं कहता हूं कि लाओ यार गोली सीधे हेड शूट कहीं भी मारूंगा, लेकिन मैं अपने एनिमी को ढूंढूं कैसे दुनिया में जिसको हेड शूट मारना है। ये दुनिया में सबसे टफ काम है। फायरर बनना इजी है, अपने टारगेट को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो सेम आज हमारा टारगेट आ रहा है हमारे पास, और आज अगर हम चूक गए सर तो फिर वो हमें कभी नहीं मिलेगा, दोबारा मिलेगा ही नहीं सर, क्योंकि उसको पता है साला 5 साल के बाद आज मुझे बचा लिया या मैं बच गया आज, तो 5 साल हमने उसका इंतजार किया, हम आगे 50 साल उसका इंतजार करेंगे सर। जब हमने ये लगा लो सुबह अर्ली मॉर्निंग से हमने वेट किया 4-4:30 बजे तक, नहीं आया टारगेट सर, नहीं आया टारगेट। फिर उसके बाद स्नैपर की चेंज जगह सेम थी, स्नैपर वहां चेंज हुआ, दूसरा आया, क्योंकि पोजीशन नहीं ले सकते इतनी देर तक भाई, हैं तो इंसानी। अगर हम लोग इस चेयर में अभी बैठे हैं सर, इस चेयर में कोई भी आदमी आके जो कहता है यार कि मैं बिल्कुल ये हूं, मैं कहता हूं 3 दिन तक बैठ के दिखा दे ऐसे करके, सही बात है ना भाई। 4 घंटे के बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, नसें जाम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सही तो बात है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में और easy है। वेपन का वजन भी बढ़ने लग जाएगा सर वेपन का वजन बढ़ने लग जाएगा, जिस जगह पर पोजीशन ली है, चाहे नीचे बिल्कुल डल्लप के गद्दे हैं वो भी चुभने लगते हैं सर, थोड़ी देर के बाद तो वो भी चुभना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने वेट किया सर, पूरा वेट किया। सेकंड बाद में स्नैपर की पोजीशन रेस्ट के लिए दूसरा चेंज आया, तो आप ये देखो कि हमने उसको तीसरे दिन मारा सर, तीसरे दिन सर, अरे तीसरे दिन तक मारा सर, 3 दिन तक 3 दिन तक सिर्फ चेंज होते रहे। हाँ। 3 दिन के बाद हमने टारगेट गिराया सर, और वो भी इसको बहुत सक्सेस बोलेंगे हम लोग। 99% में इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर एक रेशियो है सर। आप अगर सपोज करो मेरे सोर्स हो, ठीक है, आप मेरे सोर्स हो, लोग बहुत सारे बोलते हैं, आप मुझे बोलते हो यार कि लक्की बिस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, मैं बोलता हूँ ठीक है सर इन्फॉर्मेशन दो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जो भी हमारे आपस में डील है, वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है सर, कोई नहीं। फिर आप मुझे दोबारा अगले दिन बोलते हो लक्की जी एक इन्फॉर्मेशन आई है, फिर मैं दोबारा आपको चीज देता हूं इन्फॉर्मेशन। आपको पता है सर, आप 99 दिन मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दो, मैं 99 दिन भी आपके साथ डील करूंगा। सिर्फ मुझे एक इन्फॉर्मेशन का वेट है, अगर 100वें दिन भी आपने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी ना सर, मेरे सारी चीजें, तो इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर 1% रेशियो भी सक्सेस रेशियो माना जाता है सर। क्या बात। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने मुझे 5 इन्फॉर्मेशन दे दी, मैं कहूं नहीं, इतना पेशेंस आपकी गवर्नमेंट में इतना वो होना चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। आज क्यों दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर बने हैं सर, वो ऐसी सुपर पावर बन गए। अगर बिल्कुल लकी भाई, आप जो बात कह रहे हैं, मैं बीच में कह रहा हूँ कि मुझे एक अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो हम सरकार पे इल्जाम लगा देते हैं ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन आपकी जो बात है जनरली हम कहते हैं कि
एक हमला जो हुआ आपको तो वो दिख रहा है, जो 1000 हमले पीछे रोके गए इंटेलिजेंस के वो तो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आखिर में गला पकड़ लिया जाएगा अगर एक भी हमला हुआ तो। सर ये बहुत छोटी चीज, हाँ। आप बोल देते हो यार कि भाई तुम्हारे को एनिमी की इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं मिली, हाँ। है ना, कि तुमने भाई एनिमी को नहीं पता चल पा रहा, इंडिया के अंदर ये हो गया। लोग आजकल क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े कहते हैं यार हमने यहाँ से MBA किया है, यहाँ से ये किया है, अगले दिन शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। भाई तुम्हें क्यों नहीं मिली इन्फॉर्मेशन? तुमने तो इतना बड़ा रिसर्च किया है यार, तुम तो कहते हो मेरे पास यहाँ की डिग्री है, और बोलते हो मेरा घर नीलाम हो गया। सब कुछ डाटा तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने गलती कर दी और तुम इल्जाम लगाते हो कि दूसरे देशों से तुम इनपुट लेके क्यों नहीं आए करके। लकी भाई, अपने आसपास देश के बहुत कुछ हो रहा है, और खासतौर पर अगर मैं बांग्लादेश से शुरू करूं, जब से शेख हसीना गई एक पैनिक हो गया भारत के लिए। पाकिस्तान तो पहले ही था, यहाँ पर भी हो गया। अब शेख हसीना का जाना वहां पर, फिर उसके बाद नई सरकार का मोहम्मद यूनिस का आना, इसको लेकर कई अटकलें। पहले तो यहाँ से शुरुआत मुझे बताइए, सब हुआ कैसे? क्योंकि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास है वो ये है कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड जो है लेना चाहता था, जो बांग्लादेश के पास है। उसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी, ठीक है। तभी से जमीन तैयार कर दी गई थी, किसी ना किसी बहाने जो है इनका तख्ता पलट किया जाए। और फिर वहां पर एक आंदोलन होता है जिसमें 100 बच्चों को गोली लग जाती है। उसके बारे में भी आपका कहना था कि वो गोली जो है वो पुलिस ने नहीं मारी थी, क्योंकि जो बुलेट निकले, हाँ, वो वेपन ही नहीं थी। इसका मतलब वो गोली कहीं और से चली थी। होम मिनिस्टर भी चेंज कर दिया उन्होंने उसी टाइम। बिल्कुल। उसके बाद हम देख रहे हैं मोहम्मद यूनिस की जब से सरकार आई है, भारत के खिलाफ वहां पर एक लगातार नेगेटिविटी, हर छोटी बात पर वो भारत को दोष दिया जाता है। अभी वहां पर एक छात्र नेता भी मारा गया, जिसके बारे में कहा गया कि वो तो भारत ने मरवाया। फिर आपने एक ऑडियो रिवील किया जिससे बांग्लादेश में की सियासत में भी फर्क पड़ा। आपने एक बांग्लादेश के अधिकारी की आवाज सुनवाई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जिस छात्र नेता की हत्या हुई इसके लिए भारत को दोषी दिया जा रहा है, इसके पीछे भारत नहीं बल्कि ISI, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल। उसके बाद वो जो छात्र नेता मारा गया था, उसके भाई ने भी वहां पर स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मेरे भाई को उन्होंने मरवाया। तो क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, क्या कुछ कहानियां बुनी जा रही है वहां? सर देखो, एक्चुअली क्या है कि हम आते हैं, बांग्लादेश को छोड़ देते हैं एक तरफ। बांग्लादेश एक प्रॉक्सी है सर। हम कुछ एक्चुअली क्या है कि जब आप इतना बड़ा आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं, आज चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे कहीं भी हो, ये प्लानिंग अभी की नहीं है सर, ये सालों की प्लानिंग होती है। जो आज बांग्लादेश में हमें नजर आ रहा है, ये प्लानिंग है किसी भी देश की 10 से 20 साल 30 साल पुरानी तक की प्लानिंग, जो आज ग्राउंड के अंदर वर्क कर रही है। हमें दिख रहा है कि यार नहीं, पिछले साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर पूरा बांग्लादेश हिल गया। मैं ये बोलूं सर कि अगर दुनिया का कोई भी आदमी, मेरा व्यक्तिगत है जो अपना वर्क किया है, मैं ये बोलता हूं कि दुनिया में कोई आदमी आके कह दे कि ये प्लानिंग 10-15 साल 20 साल पहले से नहीं थी, जो आज हमें नजर आ रही है सर। तो इतनी, एक फॉर एग्जाम्पल कि महज से आपने देखा कि US की डेल्टा फोर्स जाती है और 30 मिनट के अंदर क्या करती है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि 30 मिनट के अंदर उनको लोकेशन मिल गई होगी सर? सब कुछ मिल गई होगी। तो प्लानिंग कितने टाइम से चल रही होगी? एक्शन 30 मिनट में हुआ ना सर। तो बांग्लादेश के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है सारा, हम लेते हैं कि दुनिया के US को हम लेते हैं, CIA को हम लेते हैं, MI6 को लेते हैं। हम सिर्फ बात US की करते हैं क्योंकि US हमें नजर आता है फ्रंट पर, US हमेशा फ्रंट में दिख जाता है। लेकिन फ्रंट में वो लोग नहीं देखते जिन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया था, पूरी दुनिया पर राज किया हो, तो कभी दिखते ही नहीं है सर कि एक्चुअल गेम क्या है। बांग्लादेश के अंदर क्या है सर कि आज बांग्लादेश की जो आवाम है वो इंडिया के अगेंस्ट हो चुकी है। नहीं, ये हमें दिखाया जा रहा है। जो इंडिया के पक्ष में उनकी आवाज नहीं दिखाई दे रही है, वो लोगों को नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हैं जो आज भी लोकतंत्र चाहते हैं। सर पीस कौन नहीं चाहता? दुनिया के अंदर किसी भी आदमी की 3 ही नीड होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर मेरी भी अगर कोई नीड है ना चौथी, तो पीस है। अगर रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर मुझे कोई बोले यार जो चौथी चीज की है, मुझे सुकून चाहिए चौथी चीज, तो सुकून दुनिया में हर लोग चाहते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? दुनिया के पावरफुल लोगों को छोड़ के। उनको सुकून कब मिलता है? जब दुनिया का संतुलन खत्म हो जाता है, तब वो सुकून में जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब दुनिया का उनका बैंक बैलेंस भरता है, तब वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। ये उनका सुकून है सर। अब क्या है कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने के पीछे रीजन क्या है? बांग्लादेश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उन्हें फर्क पड़ता है हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। बांग्लादेश उसमें एक मोहरा है। बांग्लादेश से कोई कल बांग्लादेश पूरा भी खत्म हो जाए तो CIA MI6 को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आज आपको किसी पावरफुल आदमी को परेशान करना हो, आप डायरेक्ट उसको नहीं कर पाते। उसके आजू बाजू लोगों को क्या कहते हैं, उसको गाली देना शुरू कर दें, क्योंकि आप तो डायरेक्ट कुछ नहीं करते। जब वो आजू बाजू के लोग उसको गाली देना शुरू करते हैं तो आदमी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपको डिस्टर्ब करना है उसको, तो आपने क्या ले लिया? उन लोगों को ले लिया जिनका कोई वजूद नहीं है, जो कुछ नहीं है खुद पर, ताकि उस आदमी को डिस्टर्ब किया जा सके। इससे पहले श्रीलंका, इससे पहले क्या हुआ? श्रीलंका को खत्म किया। आपने देखो पाकिस्तान पहले ही खत्म हो चुका है।
नेपाल में गवर्नमेंट गिर चुकी है, बांग्लादेश को पूरा खत्म कर दिया। क्यों? सिर्फ हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कि इंडिया तो भाई एक्शन कर देना चाहिए। आप नीचे देखो ना सर, आप खत्म क्यों नहीं कर देते बांग्लादेश को? इतना सा यूक्रेन है सर, इतना सा यूक्रेन है ना, क्यों रशिया पिछले 3 साल से यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर? भाई लोगों ये भी समझो कि क्यों, जो रशिया महज 1 घंटे के अंदर यूक्रेन को नक्शे से खत्म कर सकता है, तो क्यों आज 3 साल से यूक्रेन के साथ फाइट चल रही है? क्योंकि आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा जो पर्दे के पीछे चल रहा है। आप लोग सिर्फ यूक्रेन को देख रहे हो कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे कि रशिया 32 देशों के साथ फाइट कर रहा है। वो 32 देश तो बैकफुट में है ना, वो नजर नहीं आ रहे। आप कहते हो कि नहीं यार यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि रशिया 32 देशों के साथ फाइट कर रहा है जो बैकफुट में है। सेम सिचुएशन बांग्लादेश की। लोग चाहते हैं क्या करे, हिंदुस्तान वॉर पर आ जाए। हिंदुस्तान वॉर पर आएगा तो क्या होगा सर इसका असर दुनिया के अंदर? अमेरिका क्या करता है? तो यहाँ पर रकी भाई एक चीज और बोलना, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए, जो मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन कहती है कि आपने कहा कि 10, 15 या 20 सालों की प्लानिंग होती है किसी देश को डिस्टर्ब करने के लिए। एक चीज जो वेनेजुएला और बांग्लादेश में कॉमन दिखती है वो ये है कि जब वहां शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो सत्ता की कमान दी मोहम्मद यूनिस को, बिल्कुल, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और जिनको जो क्लिंटन से जिनके पुराने ताल्लुकात हैं। तो मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका की एसेट है और इसको नोबेल जो पीस प्राइज मिला था उसका। वेनेजुएला में अब जिसको सत्ता की कमान देने की बात अमेरिका कर रहा है, वो ओपोजिशन की वो लीडर है जिसको अगेन नोबेल प्राइज मिला है। तो आप इसमें एक पैटर्न ये भी दिखता है ना कि आप इस तरह के पुरस्कार देकर उनको अपने साथ जोड़कर अपने एसेट के तौर पर डेवलप करते हैं। सर ये सब इनके एसेट हैं, ये यूएस के सब एसेट हैं सर। ये दुनिया को क्या नजर आएगा यार? मोहम्मद यूनुस एक पीस, शांति प्रिय आदमी है ना सर, जो शांति चाह रहा है। एक्चुअल गेम देखो ना यूनुस का सर, पूरा बांग्लादेश खत्म करके रख दिया यूनुस ने, है ना। यूनुस ने बांग्लादेश को किस लिए सर? यूनुस एक मोहरा है, यूनुस खुद में कुछ नहीं है सर। ये कि आज नहीं तो कल, आप लिख कर ले लो सर, आने वाले टाइम में यूनुस को देश छोड़ के जाना पड़ेगा सर, क्योंकि बांग्लादेश को लोकतंत्र चाहिए। आज क्यों मजबूरी में सर? आज देखो शेख हसीना नहीं आई, जो क्या कहते हैं उस्मान हादी को मरवाने के पीछे क्या रीजन था? एक लड़के को मरवाने के पीछे रीजन क्या था? रीजन था कि बांग्लादेश के इलेक्शन को आगे करना। क्यों इलेक्शन को क्यों आगे करना? क्योंकि बीएनपी गवर्नमेंट में आ जाएगी। देखो बीएनपी गवर्नमेंट में आएगी तो फिर लोकतंत्र आएगा। फिर तो सर इन्होंने लोकतंत्र को तो हटाया है ना, इन्हें शेख हसीना से मतलब नहीं है, इन्हें लोकतंत्र खत्म करना है। फिर बीएनपी गवर्नमेंट में आएगी तो कहीं ना कहीं मजबूरी है बांग्लादेश की कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, भाई व्यापार करना है। फिर अमेरिका कहेगा फिर तो यही चीजें सेम चल रही है, ये तो हमने शेख हसीना तैयार किया, फिर बीएनपी आ गया। तो लोगों के अंदर क्या कि लोगों को एक तरह से भ्रम फैलाना। जिस पाकिस्तान ने सर 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों के औरतों के साथ रेप किया, मारा, वो बांग्लादेश कभी हो सकता है पाकिस्तान का नहीं हो सकता, लेकिन मीडिया को, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है। वो कुछ एक लोगों को आज क्या करते हैं लोग, 10 लोग इकट्ठे होते हैं कनाडा में और बोलते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर देखना आपकी खालिस्तान। अरे यार तुम 10 लोगों को दिखा रहे हो, तुम उन 1000 लोगों को नहीं दिखा रहे, क्योंकि तुम्हारा काम है भ्रम फैलाना। तुम भ्रम फैला रहे हो दुनिया के अंदर कि 10 लोगों का चेहरा दिखा के क्या करते हो कि यार ये तो एंटी इंडिया हो गया। नहीं, सिर्फ 10 ही दिखा रहे हो ना, उन 1000 को भी तो दिखाओ। तुम लोग बांग्लादेश के अंदर उस भीड़ को दिखा दिया जो तुम्हारी है, लेकिन तुमने उन लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखा रहे हो जो आज भी करें लोकतंत्र हो, तुम उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे हो। ये एक माइंड गेम होता है, साइकोलॉजी गेम होता है, कैसे दुनिया के अंदर भ्रम फैलाना सर। ये डीप स्टेट का गेम है। आज भी आप बांग्लादेश के अंदर सर वोटिंग करा लो, लोकतंत्र करा लो, मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश की 90% जो जनता है वो आज भी लोकतंत्र चाहती है सर। तो आपने लकी भाई जो कहा कि यूएस है या इंग्लैंड है, यूके है, ये लगातार भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत एक दबाव में रहे, दबाव में रहे, और भारत उनसे उलझा रहे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत में भी पिछले 2, 3 या 4 सालों में जो कई आंदोलन हुए है ना, वो आंदोलन भी कहीं ना कहीं उसके पीछे भी विदेशी ताकतें थी। उन आंदोलनों का मकसद ये था कि जनता को इतना सड़क पे ला दिया जाए कि बांग्लादेश या नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएं भारत में। इन बातों में कितनी सच्चाई? नहीं सर, हम ज्यादा दूर तो नहीं जाते, हम 4 दिन पहले का एक इंसिडेंट बताते हैं सर। 4 दिन पहले का इंसिडेंट, एक मेयर हिंदुस्तान के एक आदमी को जेल के अंदर एक लेटर लिख देता है, भाई तेरे वहां लोगों की कमी पड़ गई,
भाई तेरे जेलों में सड़ रहे हैं पूरे यूएस के अंदर यार, तुमने क्यूबा में जेल बना दी जहां लोगों की डेड बॉडी अंदर ही मार दी जाती है, लेकिन तुझे क्या है, तुझे सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति में दखल देना है, यहाँ की आवाम को भड़काना है। तुझे मतलब नहीं है उस आदमी के अंदर जो जेल में बंद है। अगर तुझे मतलब होता तो हजारों लोग यूएस में सड़ रहे हैं, तू कहता है नहीं, उसे मतलब होता तो सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जैसे उठाया गया उस पर बोले ना अपने राष्ट्रपति को। सर मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में हजारों लोगों को मार दिया ना, तू वहां क्यों नहीं बात कर रहा यार, तू गाजा पर क्यों नहीं बात कर रहा, पूरी गाजा को खत्म कर दिया तेरे यूएस ने, तू उनके लिए क्यों नहीं बोल रहा। तुझे हिंदुस्तान के लोगों को भड़काना है, समझ रहे। और लेकिन जनता क्या कर रही है, अरे नहीं यार कितना अच्छा आदमी हमारे आदमी के लिए बात कर रहा है। अरे उस आदमी को समझो यार, उस आदमी को समझो वो करना क्या चाह रहा है। तुम्हें नजर आ रहा है कि ये और ट्रम्प दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग नहीं है सर, इज द गेम। हिंदुस्तानियों को दिखाने के लिए कि एक आदमी मेयर बन गया तो ट्रम्प के साथ खड़ा हो जाता है। अरे ट्रम्प को पहले से पता है यह आदमी मेयर बनेगा, उन्हें सब पता है सर, सीआईए की रिपोर्ट है पूरी की पूरी कि इसने मेयर बनना है। लेकिन अगर इसको मेयर बनना है तो हिंदुस्तान का हीरो उसको कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट रहेगा तो हिंदुस्तान का पूरा सपोर्ट रहेगा। इज द गेम यार, ये गेम समझने की कोशिश करो। आप कह रहे हैं कि बड़ा गेम है, इज द गेम, इज द बड़ा गेम सर। ये आपको लग रहा है कि एक आदमी ट्रम्प के अगेंस्ट बोल देता है, देखो हिंदुस्तानी है, सराखों में बैठा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लकी भाई आपका जो पूरा प्रोफाइल उसमें एक चीज ये भी है कि आप कुछ वक्त तक पाकिस्तान में भी थे अगर मैं गलत नहीं हूं, जी है ना, और वहां भी आपने कुछ ऑपरेशंस किए हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं उस बारे में बात करने में, सहज हैं कि क्या वक्त था, कितने वक्त थे और क्या कुछ वहां पर मतलब। देखो सर कि कौन से जगह पर थे और कैसे गए थे वो तो नहीं, लेकिन मतलब जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव वो मत बताइए, उसके अलावा जो बताया जा सकता। कुछ नहीं सर, क्योंकि क्या होता है कभी भी हम लोग अब जिस और पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं सर चल रही, हमारे को भी है कि या नहीं कि हमारे कुछ एक लोगों को या हमारे देश के अंदर कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको आईएसआई बना रहा है, आईएसआई को सिर्फ क्या कर रखा है, एक फ्रंट में मोहरा बना रखा है। इसके पीछे पूरा यूएस हो गया, पूरा MI6 की फंडिंग हो गई कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना, उस तक वेपन पहुंचाना। और वो क्या है, पाकिस्तान की आईएसआई चाहे जैश की मदद से, हिजबुल की मदद से, ठीक है, लश्कर तोयबा, इनकी मदद से क्या है कुछ एक एंटी एलिमेंट्स हिंदुस्तान के अंदर भेजें और कैसे कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को जिनको भी ये डीप स्टेट और आईएसआई मदद करता है, इनको कैसे खत्म करना सर, कैसे अपने देश के लोगों को सुरक्षित करना और कैसे यहाँ तक ना आने देना, बस वही काम था सर। वही काम था। तो धुरंधर में जो कुछ हुआ जिस पर काफी लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि ये तो असली है, कुछ कह रहे हैं नकली, आपका टेक क्या उसके ऊपर? सर देखो कि भाई हम सब कुछ छोड़ देते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी एजेंसी होती है सर, देखो दुनिया की हर एजेंसी अपने एजेंट भेजती है, संसार में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं ये बोलूं कि आप दुनिया में किसी भी एम्बेसी के अंदर जाकर चले जाओ, सबको पता है एम्बेसी के अंदर क्या चलता है सर। दुनिया के हर आदमी को पता होगा कि दुनिया की किसी भी एम्बेसी में किस तरह के काम चलते हैं, एक एम्बेसी के अंदर कितने एजेंट होते हैं, क्या होता है। आपने अभी MI6 का एक प्रोपोगंडा सुना सर इस देश के अंदर, हम उस पर सिर्फ एक बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर पुतिन का विजिट था सर। अब आप MI6 का गेम देखना सर कि कैसे इस दुनिया के अंदर प्रोपोगंडा फैलाना। MI6 क्या करता है, अपनी एक राजदूत लिंडी कैमरॉन से एक लेख लिखवा देता है सर। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर है सर साइकोलॉजिकल वॉर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे एजेंसी ज्वाइन करनी है। आज मैं ये बोलूं कि कभी किसी ने, मतलब हमारे देश के एक जहीन दिमाग ने हमारा एक नाम रखा, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। बहुत सारे नाम हो सकते थे सर, हिटमैन भी हो सकता था, चीजें भी हो सकते थे। भाई दुनिया में गोली कोई भी चला देगा, गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, आदमी मारना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी मार देगा। मैं तुम्हें 10 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, 10 दिन में से मैं तुम्हारे को 2 दिन में वेपन में एक्सपर्ट बनाऊंगा, ठीक है, 8 दिन फिजिकली ट्रेनिंग दूंगा, तुम अच्छे फायरर सब कुछ बन जाओगे। ये बहुत ईजी काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज पर रिसर्च करके उसको एनालाइज करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक शब्द के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर वॉर होता है सर, सिंगल वर्ड के ऊपर। तो लिंडी कैमरॉन पुतिन सर के आने से पहले लेख छपवा देती है हिंदुस्तान के एक पेपर में। आप MI6 की प्लानिंग सोचो सर, और उस लेख पर क्या लिखती हैं, उस लेख की हेडिंग होती है कि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार कर रहे हैं। हेडिंग सर, आप ये सोचो कि कल आप मुझे अपने घर में मेहमान बुलाओ, मैं आपके घर में मेहमान आ रहा हूं और आपके ही परिवार का एक आदमी बोल दे कि यार लक्की बिस्ट तो क्या है, एक गैंगस्टर है ना, एक किलर है। अरे यार सर मैं कहूंगा अरे कैसे आदमी है यार। चाहे
आप ही के परिवार में से बोला है ना किसी ने सर। ये क्यों बोला है? आपके और मेरे रिलेशन, आप कह रहे हो मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं मुझे यहाँ बुला के, चाहे मैं आपसे उस टाइम कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कहूंगा यार ये तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे नीचा दिखा रहे हो, अपने ही घर में बुला रहे हो और अपने घर में ये बता रहे हो कि यार ये तो गैंगस्टर है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो सेम लिंडी कैमरॉन ने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पेपर का इस्तेमाल किया सर। इसको मैं बोलूंगा यूज करना। उस पेपर को भी नहीं पता था सर कि मेरा किस तरह से यूज हो जाएगा। लेख लिखा सर, चलो लेख तो लिखा, और उससे भी बड़ी चीज, दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई क्या होता है सर पता आपको? जो अपना नाम कभी सामने नहीं आने देना, वो दुनिया का सबसे डेंजर स्पाई है सर। ध्यान रखना कि उसका नाम आप कभी नहीं सुनोगे। तो अगर आप उस लेख को दोबारा ध्यान से देखोगे तो लिंडी कैमरॉन का नाम 30 नंबर पर है। लेख लिखने वाली लिंडी कैमरॉन, और पहले कहा फ्रांस की राजदूत और जर्मनी की राजदूत का नाम लिखा हुआ है। अपना नाम, उसकी मजबूरी हो गई अपना नाम लिखना, नहीं तो अपना नाम भी नहीं लिखती सर। वो लिंडी कैमरॉन अपना नाम ही नहीं लिखती, क्योंकि लेख उसका था तो 30 नंबर पर लेख नाम लिखा। और इस न्यूज का क्या हुआ सर? चलो हिंदुस्तान ने तो भूल गया होगा, क्योंकि हो सकता है कईयों ने पढ़ा भी नहीं होगा। इस लेख का यूज कैसे किया जाता है? इस लेख का यूज किया जाता है पूरे यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, कि हिंदुस्तान ने क्या लेख लिखा है। वो लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी एक राजदूत ने लेख लिखा है, और बीबीसी की हेडिंग पूरे यूरोप में चलाई जाती है कि देखो हिंदुस्तान ये लिख रहा है। और सर देखो दुनिया के अंदर, मैंने आपको क्या बोला कि आदमी नॉर्मली है जो अपने परिवार देख, अब लोग तो कहेंगे अरे हिंदुस्तान ने ये लिखा है, नीचे कोई, क्योंकि प्रोपेगेंडा इस तरह से है। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो ये होता है एक देश का किसी देश के अगेंस्ट कर देना दूसरे देश को सर। ये लोगों को समझ में आना चाहिए सर कि और उसमें एक वर्ड लिखा है सर कि अनप्रवोक, ये वॉर अनप्रवोक है। उस वर्ड को अगर आप एनालाइज करो, आप कैसे अनप्रवोक कह सकते हो यार एक वॉर को? और दूसरा उसने क्या लिखा लिंडी कैमरॉन ने? लिंडी कैमरॉन ने लिखा कि पुतिन फुल स्केल वॉर पर आए। तो मैं ये बोलूं यार कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक आर्मी है। अगर मैं वहां की रिजर्व फोर्स जोड़ दूंगा तो शायद 60 लाख आर्मी है आज उनके पास, रिजर्व फोर्स को मिला के। और मैं लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि यूक्रेन वॉर पर महज 1 से 1.5 लाख की आर्मी वॉर कर रही है। तो लिंडी कैमरॉन कैसे कह सकती है फुल स्केल वॉर है? आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि फुल स्केल वॉर है। उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, अपनी नेवी यूज नहीं करी, तब भी आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि फुल स्केल वॉर से आया। आप इसको अनप्रवोक बोलते हो। आप खुद क्या करते हो? ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेनियों की हत्या करते हो। सर क्या करते हो? यूक्रेनियों की हत्या करते हो, और ब्लेम किसके ऊपर लगाते हो? रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर ब्लेम लगाते हो। रशिया अपने लोगों को बचाने के लिए इस वॉर पर आता है, फिर आप कहते हो कि ये क्या है? एक अनप्रवोक वॉर है। फिर इसको आप अनप्रवोक वॉर बोलते हो। आप क्या करते हो? नाटो को लेकर आते हो यूक्रेन पर, ठीक है, यूक्रेन पर नाटो को लेकर आते हो और फिर कहते हो ये अनप्रवोक वॉर है। तो ये कैसे अनप्रवोक वॉर हो सकती है सर? तो अगर मैं इसको अपने भारत के संदर्भ में लकी भाई समझूं, तो कुछ लोगों का विश्लेषण ये भी है कि बांग्लादेश में जैसे कुछ हिंदुओं की हत्या हुई, तो लोग इसके पीछे भी साजिशें देखते हैं कि ऐसा करके भारत को उकसाया जाए ताकि भारत सरकार कुछ कड़ा कदम उठाए, और कुछ कड़ा कदम उठाए तो बांग्लादेश में और फैलाया जाए कि देखिए भारत तो आपका दुश्मन है, भारत पे युद्ध है, और फिर जो चीजें और खराब हो रहे हैं। और भारत सरकार की दिक्कत यह है कि यार अगर हिंदुओं की हत्या हो रही है और हम हिंदुओं के सबसे बड़े राष्ट्र हैं तो हम चुपचाप बैठेंगे, तो हमारा वोटर या भारत का हिंदू भी तो पूछेगा ना कि आप कुछ करते क्यों नहीं? ये पब्लिक यही और ये बड़ी अपने आप में एक चुनौती है, बड़ा खतरनाक गेम है। और पाकिस्तान में भी इन्होंने पहलगाम में भी जो हमला हुआ उसके पीछे भी उसके पीछे भी कौन सा डीप स्टेट है कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी हमला करवाया उसको पता था कि भारत की तरफ से रिएक्शन आएगा, फिर भारत और पाकिस्तान वहां उलझ जाएंगे। अब यहाँ भारत और बांग्लादेश उलझे हुए हैं, तो ये बड़े खतरनाक खेल दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ सर, गेम क्या होता है, हर आदमी की भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमें भी बुरा लगता है सर। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवाया, जलाया, मरवाया। हिंदुस्तानी के अंदर आक्रोश जगा उनका। अच्छा एक चीज बताओ सर, क्या डीप स्टेट को नहीं पता कि इंडिया को गुस्सा आएगा? भाई वो गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा भड़के, आप सरकार पर प्रेशर दो कि तुम क्या कर रहे हो। अरे सर सरकार के ऊपर पब्लिक का प्रेशर आएगा, यार बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है, लोग रो। भाई गुस्सा सबके अंदर है, जितना आपके अंदर गुस्सा है उससे 1000 गुना ज्यादा गुस्सा दिल्ली में बैठे हुए लीडरों के अंदर है सर, है ना। लेकिन इन हमारे दिल्ली में बैठे लोगों को पता है कि एक्चुअल वजह चाल किसकी है पीछे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या आ जाए, हल्का सा बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेगा। इससे होगा क्या सर, बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होगा तो क्या होगा, पूरे बांग्लादेश के लोग बोलेंगे, वो कहेंगे हम तो कह ही रहे थे ना तुम्हें मारना चाहता है, आ गया ना देखो मारने के लिए।
तो पूरे बांग्लादेश के हर आवाम को आपके अगेंस्ट करना, ये गेम है इन लोगों का सर। और आज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं कि सर देखो ब्रिटेन के अंदर तो क्या हो गया, धीरे धीरे मुस्लिम ज्यादा हो रहे हैं। आ रहा है आपको भी पता होगा चीजें। भाई आप डीप स्टेट का गेम समझने की कोशिश करो। ये लोग क्या, नहीं, अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, कभी आप डाटा एनालाइज करो, जो भी लोग ब्रिटेन में गए वो कौन गए? जो देश बर्बाद हुए उन्हीं के लोग गए हैं सर। क्यों गए पता आपको? क्योंकि कल इनको पता है कि अगर वॉर सिचुएशन होगी तो आम लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे, इन्हीं लोगों को खड़ा किया जाएगा सर। इज द बिग गेम। आर्मी के अंदर कौन जाएंगे? यही लोग आर्मी के अंदर जाएंगे, यही लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करेंगे, यही लोग ब्रिटेन की तरफ से फाइट करेंगे। इज द बिग गेम। तो क्या भारत इस बड़े गेम के लिए तैयार है? क्योंकि अभी हम दोनों तीनों तरफ से घिरे पड़े हैं। अब ले दे के तालिबान से हमारे संबंध ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया, और अमेरिका चूंकि तालिबान से भी एक पोर्ट वहां पर मांग रहा है, एक जगह मांग रहा है कि हमें दे दो, मैं भी नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, जिसके लिए अब तालिबान ने मना कर दिया था। और अगर इसी पैटर्न को अमेरिका के मैं देखूं तो वेनेजुएला में जो हमला किया उससे पहले 3 महीने पहले संकेत दे दिए थे कि कभी भी हमला कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ से जी ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, यहाँ से ये हो रहा है, हमारी तेल कंपनियां, इनकी तेल कंपनियां धांधली कर रही हैं, तो जमीन तैयार कर ली थी। ऐसी जमीन अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी तैयार कर रखी है। और इधर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी एक तरह से अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ करवा रखा है। पाकिस्तान ने हमला भी किया था। बिल्कुल। तो पूरा पैटर्न यही जा रहा है कि हो सकता है कल को पाकिस्तान को आगे रख के तालिबान में अफगानिस्तान में बड़ा हमला करवाया जाए। वो होता है तो वो भारत के लिए कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तालिबान और भारत के संबंध ठीक ठाक है, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की यूटिलिटी ये समझ आती है कि उसको जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है लड़ाई में, चलो भारत से लड़ाई होगी तो पीछे हम चले जाएंगे। तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है कि अगर अफगानिस्तान में भी कुछ गड़बड़ अमेरिका करवा देता। सर देखो क्या है कि पहले तो अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में कराया, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहा है। मैं 1989 की बात करूंगा तो 89 भी इसने सेम किया, मैं नाम भी भूल रहा हूँ प्रेसिडेंट का, मैंने कुछ 89 में इन्होंने सेम अरेस्ट किया और बाद में उन्हें फ्रांस की जेल में रखा और जेल के अंदर ही मर गए वो। दूसरा 2003 के अंदर भी आप सद्दाम वाला केस सेम देख सकते हैं, इराक वाला, ठीक है। इसके बाद आप 2022 में भी देख सकते हैं, इन्होंने प्रेसिडेंट को उठाया, अभी वो जेल में ही है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ देशों के सर वहीं के, तो 2000 किलोमीटर सेम इन्होंने किया, पहली बार नहीं कर रहा है। और हमेशा ब्लेम क्या लगाता है? ड्रग्स का या केमिकल का। यार तुम्हारी भाई दुनिया की बड़ी आर्मी है, दुनिया की 3 बड़ी आर्मी में से तुम्हारी आर्मी आती है, तुम्हारे बॉर्डर सील नहीं है। ये सिर्फ क्या है सर, उन देशों को कवर करना, खुद को सेव करना, ताकि क्या है, इसको लगा कि यार कि वेनेजुएला में क्या होगा, कहीं रशिया आके अपना वो ना करे, नजदीक में आके अपना बेस ना बनाए, चीजें ना बनाए, तो पहले उसको अपने कैप्चर में ले लेना, अपने आप को सेव करना हर जगह से। और यहाँ ताइवान को एक तरह से क्या करना, पूरा सपोर्ट करना चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट में ताइवान को उलझा के रखना। यहाँ रशिया के, यूक्रेन के आसपास के सब लोग रशिया के अगेंस्ट कर देना। ध्यान से देखो सर, रशिया के अगेंस्ट कर देना, किसके? यूक्रेन के आसपास, ताकि रशिया में ये उलझ जाए। ताइवान के आसपास चाइना पूरा का पूरा उलझ जाए, हिंदुस्तान के आसपास बांग्लादेश, नेपाल यहाँ उलझ जाए, पूरे एशिया के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा कर देना सर, ठीक है। और अपना खुद क्या करना, देखो पाकिस्तान तो एड फंडिंग में ही जिंदा है सर, पाकिस्तान को तो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा सर, वैसा करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को एड फंडिंग चाहिए CIA की, ठीक है, MI6 की, वो एड फंडिंग पर चलेगा। तो आपस के अंदर क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कभी एक ना हो पाए सर। इज द बिग गेम CIA का, कभी ये एक भी नहीं हो पाए। और इनके लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है, ऑपरेशन एंथीकेबल, 1 जुलाई 1945 को चर्चिल ने शुरू किया था सर। दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला था पूरे वर्ल्ड को 1998 में। अरे आप ऑपरेशन एंथीकेबल लोग देखना, बताइए डिटेल में। सर डिटेल क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म था, तो MI6 उस टाइम चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे, ये वही चर्चिल थे जिन्होंने हिंदुस्तान का विभाजन किया सर। तो वहां के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने MI6 ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया चर्चिल के उसमें कि सर अब तो दुनिया क्या हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुके हैं, अब एक काम करते हैं, जितने भी देशों ने इटली, जर्मनी इनके अगेंस्ट फाइट करा, इनको आपस में ही लड़ा दो। इस ऑपरेशन का पहला काम, और इस ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि USSR के टुकड़े करने, कैसे भी करके क्या करना है, USSR के टुकड़े करने। सर 1 जुलाई 1945 से ये ऑपरेशन चल रहा था। 1991 में शायद 31 तारीख को USSR टूट गया। ऑपरेशन नहीं रुका क्योंकि MI6 को ये चीज नहीं था कि USSR टूटकर रशिया फिर भी इतना ताकतवर बनेगा, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ताकतवर बनेगा। फिर भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया। आज भी ऑपरेशन एंथीकेबल चल रहा है, जबकि 1998 में यह कह दिया था कि इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। आज दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज जो नजर नहीं आ रही, दुनिया की डीप स्टेट
या MI6 या CIA के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि दुनिया के अंदर अगर 3 देश एक हो गए तो पूरा विश्व इनका कुछ नहीं कर पाएगा, और वो देश है सर रशिया, अमेरिका और चाइना। अगर ये देश एक हो जाते हैं ना सर, तो पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो जाए, इन तीनों देशों का कुछ नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा चाइना के अगेंस्ट किया गया सर, बिल्कुल हमेशा। क्योंकि आज मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, एक पल भर के लिए सोचकर देखो कि रशिया, चाइना और हिंदुस्तान, इन तीनों की आर्मी एक होती है तो वर्ल्ड में कौन है सर? हाँ, रशिया की काफी कोशिश 2010 में RIC भी बना था। हाँ, तो उसकी दोबारा रिवाइवल की भी बात चल रही है। पल भर के लिए सोचकर देखो कि अगर ये 3 देशों की आर्मी एक होती है तो वर्ल्ड में आप पूरी दुनिया को एक तरफ रख लो सर, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। तो कोई ना कोई तो डीप स्टेट चाहता होगा नहीं तीनों ना हो पाए। हाँ, तभी तो क्वाड में भारत को शामिल भी किया गया, क्वाड बनाया गया, वो चाइना के अगेंस्ट ही ना, ताकि भारत और चाइना आपस में लड़ते तो कुछ ना कुछ तो ये हमें नजर नहीं आती ये चीजें सर, ये हमें नहीं दिखती। नहीं तो कभी ऐसा होता है सर, आप कभी भी देखो कि किसी भी मोहल्ले में देखो, आप 99% केस में देखोगे कि यार पड़ोसी के साथ तो हाय हेलो रहती है, हाय हेलो, लेकिन बहुत कम केस में आप देखते होंगे कि पड़ोसी से बनती ही नहीं है ना? सही बात है, बहुत कम केसों में। तो जब जिस केस में पड़ोसी से नहीं बनती, उसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है सर, जो हमें नजर नहीं आती। कोई तीसरा पड़ोसी होता है, तीसरा कोई ना कोई होता है जो इनको इकट्ठा नहीं होने देना चाहता। लेकिन भाई अब चर्चा को हम एक थोड़े अलग एंगल में लेके जाने लगे हैं, जिसकी हाल फिलहाल भारत में काफी चर्चा है। कुछ टारगेट किलिंग्स हमने देखा कि कनाडा में हुई, निज्जर की हत्या वहां पर हुई, फिर पाकिस्तान में भी हमने देखा कि कई ऐसे टेररिस्ट थे जो सोकोर या घोषित तौर पर भारत के दुश्मन थे, जिसमें शाहिद लतीफ है जो कि पठानकोट एयरबेस में शामिल रहा, खालिद रजा है, मौलाना जिया रहमान है जो इससे कश्मीर में जिसमें ट्रेनिंग देने का इस पर आरोप था, और इस तरह के और दसियों मामले है ना, जौहर मिस्त्री भी है ना। तो इसके पीछे हालांकि भारत ऑब्वियसली सरकार तो कभी नहीं कहेगी कि हमने किया, लेकिन जिस तरह से वो भारत के दुश्मन थे और कोई वजह नहीं दिखती। तो आपको क्या लग रहा है ये जो टारगेट किलिंग्स हुई है, जिस अननोन मैन की बात की जा रही है, क्या मिस्ट्री उस अननोन मैन की? देखो सर, क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि मेरे सीनियर भी हमेशा बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत देशभक्त हैं सर, ऐसा नहीं है। आप एक बार ना बताओ, आप एक बार बोल कर तो देखो सर। आज आप मुझे दुनिया में आप दूसरा देश दिखा दो सर, किसी भी देश के अंदर। हर देश के अंदर क्या होता है कि नहीं यार आर्मी में आओ, आर्मी में आओ, जबरदस्ती। एक हिंदुस्तान में कल आप अनाउंस कर दो कि फौज के अंदर आने हैं, मैं बता रहा हूँ सर, नोएडा में जगह ही नहीं होगी सर। पूरा नोएडा में इतने लोग आ जाएंगे हिंदुस्तान से। तो देश, हिंदुस्तान का जो देशभक्त बहुत है। आप सब इनको एक बार बोल कर देखो, तो कोई ना कोई तो है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हमारे गवर्नमेंट का, लेकिन कोई ना कोई है जिसको हिंदुस्तान से प्यार है सर, जिसको ये लगता है कि यार कि अगर आज तुमने, ये 2026 है, 2025, 2024, कि तुमने अगर हिंदुस्तान के बारे में गलत करना तो बहुत दूर की बात, अगर इसके बारे में गलत भी सोचा तो तुम दुनिया के जिस भी देश के अंदर होंगे, जिस एजेंसी की सिक्योरिटी में होंगे, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। तो ये आज लोगों ने बोला है सर। तो आपने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपका कहना है कि जो भारत के देशभक्त लोग हैं वो ये सब काम कर रहे हैं सर, जो जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है सर। जरूरी नहीं है कि जिस आदमी ने वर्दी पहनी है वही, उसी को आप बोलोगे देशभक्त है सर। जिस आदमी ने ये भी बोल दिया ना कि यार नहीं, मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं, मेरे लिए उससे बड़ा देशभक्ति, उसने सोचा तो सही ना सर। करना ना करना वाली बात है, आपके जहन में ये बात भी आ गई तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा देशभक्त है सर। और आज ये देखो सर, ISI ने क्या बोल दिया कि भाई जितने भी लोग हो सब अंडरग्राउंड हो जाओ। आज मौलाना मसूद अजहर नमाज पढ़ने भी जा रहा है ना सर, तो पूरी फौज लेके जा रहा है। भागलपुर में अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसको पता होगा सर, पूरी फौज लेके नमाज पढ़ रहा है वो। अरे यार, तू कहता है कि अल्लाह सब कुछ करेंगे, अल्लाह सब कुछ करेंगे, तो इतनी बड़ी फौज भी तू नमाज पढ़ा रहा है, बताओ सर। तू भगवान के, अपने ईश्वर के दरवाजे पर भी 1000 की फौज लेके तू नमाज पढ़ रहा है, तो किस बात का तू कह रहा है अल्लाह सब कुछ करेंगे? तो ये डर बैठ गया सर आज, और ये डर होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन आपको क्या लग रहा है, सिर्फ इमोशन से तो काम होता नहीं, भावनाओं से, कि किसी के अंदर देशभक्ति की भावना आ गई, उसने पाकिस्तान जाके मार दिया। इसके लिए पूरे संसाधन चाहिए, बिल्कुल है ना, पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। तो वो पूरा एक सिस्टम तो है ही ना उस आदमी के पीछे। नहीं, बिल्कुल है सर। मैंने आपको क्या बोला, लोग इतने देशभक्त हैं सर। कल मैं भी बोल दूं यार कि मुझे एक काम के लिए पैसा चाहिए, मैं सर, आप यकीन नहीं मानोगे, लाखों लोग हैं जो बोलते हैं कि लक्की सर क्या करना है, कि हम किस टाइप की हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि पैसे की सर, देश के लिए, आज भी देश के लिए हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं सर। लेकिन हम कुछ एक लोगों की वजह से क्या होता है
कुछ एक लोगों की वजह से हम कहते हैं यार करप्ट हैं, सब नहीं है सर। आज लेकिन भी लकी कमी भाई नहीं क्या रीजन है कि जब इजराइल इस तरह के ऑपरेशन करता है तो वो खुल के इस पर का क्रेडिट लेता है? भले ही लेबनान में कुछ हो जाए, उसने हालांकि वहां नहीं बोला, लेकिन ईरान में वो कुछ करवा देता है। इवन कि कतर में भी हमने देखा था कि जो हमास के लोग थे हेडक्वार्टर पे कतर में, उसने हमला करवाया, तो इजराइल ने कहा भी हमने करवाया। कहीं भी कोवर्ट ऑपरेशन करवाता है तो लेता है, लेकिन भारत में हम नहीं लेते हैं। अब इसका एक तो रीजन हो सकता है कि हमारी स्टेट पॉलिसी है, शायद 68 के बाद हमने नहीं किया, और दूसरा ये भी एक हो सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हाँ भाई हमने करवाया, तुम बच के रहना। सर दुनिया में क्या होता है कि साइलेंट आदमी ज्यादा डेंजर है सर। साइलेंट आदमी हमारे को ज्यादा डेंजर लगता है। इजराइल की एक पॉलिसी है, इजराइल कोई भी ऑपरेशन करता है सर तो इजराइल बोलता है कि मैंने थंडरबोल्ट किया XYZ, ये मैंने किया। वो एनिमी में डर बैठाने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारे साथ भी यही होगा, हम दुनिया में हमारा एनिमी कहीं भी होगा हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप CIA के एजेंट या CIA के ऑफिसर्स या ISI के चीफ का भी आप पुराने अगर इंटरव्यू देखेंगे, उनकी एक ही चीज़ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी है रिसर्च एंड एनालाइज विंग, जो हमेशा ऐसे करके चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए, वो कहते हैं कि सबसे डेंजर है रिसर्च एंड एनालाइज विंग सर। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं सर, ये मेरे व्यक्तिगत उदाहरण है। मेरा दुश्मन है ना सर, कोई भी दुनिया में मेरे दुश्मन है, जब भी मेरे दुश्मन बोलते हैं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। क्यों नहीं पड़ता? वो बोल रहे हैं। मेरे लिए सबसे खतरनाक दुश्मन तब बन जाता है जब मेरा दुश्मन साइलेंट हो जाता है सर। जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि लक्की भाई यार बांग्लादेश से थ्रेट आया, पाकिस्तान से थ्रेट आया, हम लोग सुनते हैं जूते के नीचे डाल लेते हैं। अगर कई टाइम से थ्रेट नहीं आता ना तो फिर हमारे लिए सोचने वाली बात आ जाती है, मेरे लिए साइलेंट बहुत खतरनाक है सर। दुनिया के अंदर साइलेंट होने का मतलब या तो एक ही चीज हो सकता है सर कि वो कुछ नहीं कर रहा, या वो एक ऐसी चीज कर रहा है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते सर। जैसा कि रशिया में यूक्रेन ने करवाया था कि वहां पर ऑलरेडी ड्रोन प्लेस करवा दिए थे ट्रकों के जरिए, और फिर एक दिन अचानक उन ड्रोन ने हमला हुआ। ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज। लकी भाई ये बताइए, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें चीन से भी खतरा है, हमें बांग्लादेश से भी अब खतरा है, पाकिस्तान से भी खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट आप किससे देखते हैं? सर देखो, ये मेरा व्यक्तिगत है सर। हाँ। ये मेरा व्यक्तिगत है कि मुझे जो सबसे बड़ा जो थ्रेट दिखता है, मेरे को थ्रेट दिखता है MI6 से सर। ओके। सबसे बड़ा थ्रेट, ये मेरा व्यक्तिगत है। अच्छा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार कहती है, मेरा व्यक्तिगत है। अगर मुझसे आप कभी भी पूछोगे उसका रीजन बताइए, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए दुनिया के अंदर जो सब कुछ चल रहा है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ये पूरा MI6 का गेम सर। आज जो पूरी दुनिया में जो वॉर हो रहा है, जो पूरी मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, जो पूरा यूक्रेन के अंदर वॉर हो रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर ये जो हुई है, ये पूरा का जो सीरिया में हुआ है, इस सब के पीछे MI6 FCDO, बिल्कुल पूरा गेम। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप ये महसूस कर रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर महसूस कर रहे हैं? सर देखो, आप यूक्रेन के अंदर आप जाओ तो यूक्रेन के अंदर ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया सर? यूक्रेन के अंदर ब्रिटिश आर्मी ने ही क्या किया, खुद ही यूक्रेनियों की हत्या करी सर। और ब्लेम किसके ऊपर लगाया सर? ब्लेम लगाया रशिया के ऊपर। ये किस रिपोर्ट में आया ये बात? आप बिल्कुल आप रिपोर्ट चेक करिएगा, आपको रिपोर्ट आप ऑनलाइन, मैंने वीडियो डाली है इस पर, मैंने वीडियो भी डाली है इसके ऊपर। एक चीज और, MI6 अगर आपने प्रिंस एंड्रयू अभी बहुत चर्चाओं में आए कुछ टाइम पहले जेफरी एपिस्टीन के साथ। प्रिंस एंड्रयू ने विजिट किया था यूक्रेन का सर वॉर के टाइम में, और वो यूक्रेन में रुकने के बाद 2 बच्चियों को अपने साथ लेकर गए, और लास्ट में ब्रिटेन की गवर्नमेंट बोल देती है हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। यार आपका एक राजा का भाई वॉर सिचुएशन में यूक्रेन जाता है, मैंने पूरी डिटेल डाली है उसमें, किस प्लेन से गया था, उस प्लेन का रूट क्या था, कितने बजे यूक्रेन पहुंचा, और ब्रिटेन के उसमें एक मतलब राजदूत भी साथ में थे वो भी, और MI6 के एक एजेंट की भी उसमें फोटो डाली है मैंने कि एजेंट भी साथ में था। और बाद में बोलते हैं कि यार हमें पता नहीं था। आपको यार, आपको पूरी दुनिया में सुई गिरती है आपको पता होता है, और लास्ट में आप बोलते हो नहीं पता, आपको डिनाई कर रहे हैं, डिनाई कर देते हो आप। आपको सब कुछ पता है। आपको मैं एक चीज और बताऊं सर, दुनिया का एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट, बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट, उसके आसपास आप जितना भी देखोगे ना सर, उसके आसपास के जितने भी लोग आपको MI6 से कनेक्ट दिखेंगे सर। ओके। दुनिया का पावरफुल प्रेसिडेंट सर, वर्ल्ड का पावरफुल प्रेसिडेंट, लेकिन आप उसके इंटरनल में देखोगे और बहुत रिसर्च करोगे तो आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है। अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा सर, और जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलेगा लोगों को सुनने को, जिसका बजट हमारी GDP से ज्यादा है सर। ओह। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम,
और मैं आपको उसकी एक ऐसी रिपोर्ट दूंगा आने वाले टाइम में। और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है सर पता आपको? जब उसकी रिपोर्ट आती है ना, तो दुनिया के बड़े बड़े जहीन दिमाग जो कहते हैं कि जो दुनिया चलाते हैं, वो उसकी रिपोर्ट का वेट करते हैं सर। ओके। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी, और ये रिपोर्ट किस बारे में होती है? ये दुनिया की सुरक्षा को लेकर आती है सर। दुनिया कैसे सेफ रहेगी, उसका बजट हमसे ज्यादा है सर। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में कहती है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन MI6 की है। ओके। कैसे उसको MI6 कंट्रोल करता है। तो ये अगर आप धीरे धीरे चीजें लेकर चलोगे तो आपको समझ में आएगा। इज द बिग गेम सर। FCDO, लोग कहते हैं FCDO यार, ये भाई ब्रिटेन की FCDO, तो जितने भी दुनिया के अंदर वॉर होता है मैं कहता हूँ यार FCDO प्लान करता है इस वॉर को MI6 के साथ कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आपको क्या लगता है सर कि चलो ब्रिटेन में लोकतंत्र है, अरे यार आज भी फिर टैक्स क्यों राजा के पास जा रहा है सर? अगर लोकतंत्र तो टैक्स क्यों राजा के पास जाता है आज भी ब्रिटेन का? तो हमें जो नजर आ रहा है आज क्या होगा सर, अगर ब्रिटेन के अंदर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो ये डिसाइड करता है राजा, ये डिसाइड करता है FCDO। और बहुत ही कम लोगों को पता होगा और बाकी सबको पता होगा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के पास 24/7 आवर 365 दिन 6 घंटे एक एडवाइजर होता है सर। और वो एडवाइजर किसका होता है? राजा रानी का होता है सर। जो ब्रिटेन का, वही डिसाइड करता है कि क्या होना है ब्रिटेन में, दुनिया में क्या होना है। तो यार तुमने लोकतंत्र तो दिखाने के लिए कर रखा है दुनिया के सामने। तुम कहते हो लोकतंत्र देश है, लेकिन डिसीजन तो तुम्हारे राजा के ही होते हैं सारे के सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 1947 से लेकर मैं बात कर रहा हूं, आज मुझे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी बोलकर दिखा दे कि यार MI6 ने ये ऑपरेशन किया, यार वो इतना साइलेंट होगा सर। आप CIA के हजारों ऑपरेशन दिखा देते हो, आप कहते हो CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन चलाया अफगानिस्तान के अंदर रेड आर्मी के खिलाफ, आप यूक्रेन के दुनिया भर के ऑपरेशन दिखा देते हो, आप MSS के ऑपरेशन दिखा देते हो कि उसने एक साइबर वॉर के पूरा अमेरिका को हिला दिया, ठीक है। आप RNW के भी ऑपरेशन दिखा देते हो, आप DGFI के, आप ISI के, सबके दिखा देते हो। 1947 से लेकर MI6 कोई ऑपरेशन ही नहीं करती सर, इतनी साइलेंट चलती है सर। मतलब वो ब्रिटेन इतना साइलेंट होता है सर, ये कैसे हो सकता है सर? सही बात। जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ वो बिल्कुल साइलेंट। पूरी दुनिया के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है ये डिसाइड करता है MI6 सर। बिल्कुल। तो ये जहाँ सुरक्षा की आपने लकी भाई बात की, एक चिंता जो मुझे भारत की सुरक्षा को लेकर है कि अभी जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, उसमें दुनिया की चिंता यह है कि रशिया ने वेनेजुएला को सिक्योरिटी की गारंटी दे रखी थी पहले कि हाँ तुम्हारे साथ अलाई था, हालांकि कुछ साल पहले उसने मना कर दिया। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि आप अमेरिका और रशिया की चाल देखिए। अमेरिका दिखाने को तो ये कहता है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन रशिया धीरे धीरे यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उन पर कब्जा करता जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल हो, वहाँ की कोयला खदानें हो, वहाँ की गैस के भंडार हो। तो एक सीक्रेट डील रशिया और US में हो चुकी है कि रशिया को US ने कह दिया कि हाँ तुम यूक्रेन संभालो और वेनेजुएला में हम दखल नहीं देंगे। वेनेजुएला में $17.5 ट्रिलियन के आसपास की ऑयल की रिजर्व है। तो मेरी चिंता इसमें भारत को लेकर है कि हम अपने 80% हथियार अभी भी रशिया से खरीदते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और बहुत सारी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए। तो हम अगर कोई बड़ी लड़ाई होती है तो क्या भारत उसमें वाकई रशिया पर ये रिलाई कर सकता है कि हमारी जरूरतों को ये पूरा करता रहेगा, या हमारे साथ ऐसी कोई धोखेबाजी तो नहीं होगी? सर किन एक्सपर्ट की सर? तमाम एक्सपर्ट्स की बात, तमाम एक्सपर्ट। हाँ। ग्राउंड पर जाके देखें सर। हाँ। ग्राउंड की रिपोर्ट देखें, उनको क्या लग रहा है कि यार यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा है। हाँ। एक्सपर्ट जो भी है, मुझे नहीं पता सर, क्या रशिया यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा है? रशिया 32 देशों के साथ फाइट कर रहा है, यूक्रेन के साथ नहीं कर रहा है। और बोलते हैं कि अमेरिका और रशिया की डील हो गई सर। हाँ। मतलब लोग कहते हैं कि रशिया और अमेरिका की डील हो गई है। हाँ। सर वेनेजुएला को क्यों कैप्चर में लिया? क्योंकि कहीं रशिया अपना बेस बनाने वाला है वहां पर। इसके रीजन में क्या किया है यूक्रेन? आज अमेरिका ने क्या कर दिया, वेनेजुएला को भी अपने उसमें मिला लिया सर। कि अमेरिका और रशिया की, हम तो आज भी रशिया से वेपन ले रहे हैं ना सर, हम तो लेते हैं रशिया से। MiG-21 से लेकर आज तो हम उसी के साथ डील कर रहे हैं सर। पूरी दुनिया ने प्रेशर बनाया ना कि अमेरिका रशिया से तेल मत लो। और वो सर एक गुमराह कि मैं ही नहीं कि रशिया और US की डील हो चुकी है करके। भाई दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, अभी भी समझने की कोशिश करो, MI6 सर। देखो ये आप एक नई इंसाइट आपने दी है, आपने नई रोशनी डाली है सर। मैं जकोर्जिया के उन एक्सपर्ट को बोलो कि क्यों न्यूक्लियर हमले पर US ने हमला करा सर। उनके जकोर्जिया जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसके न्यूक्लियर प्लांट को रशिया ने अपने कब्जे में लिया ना सर, तब भी
यूएन की नाटो की फोर्सेस ने चाहा उस न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाना, आज रोड 30 पूरे रशिया ने अपने कैप्चर में लिया ना सर, बिल्कुल पूरा का पूरा रशिया के कैप्चर में रोड 30। तो ऐसा ये जो कह रहे हैं कि यूएस और उसकी डील है, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा सर, उनका सिर्फ एक ही चीज है कि एशिया के अंदर रशिया, हिंदुस्तान और चाइना एक ना हो पाए। आज भी ये लोग जो बोल रहे हैं कि यार रशिया और यूक्रेन, मतलब अमेरिका और रशिया की डील हो चुकी है करके, क्या डील की बात करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। लकी भाई, एक और जो सवाल है, अगर दोबारा मैं इंटरनल सिक्योरिटी पे आ रहा हूँ, आप तो खैर खुद एजेंट रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से एसेट क्रिएट किए जाते हैं दूसरे देशों में, और वहां जाकर शादी भी कर लेते हैं और फिर उनके बच्चे भी हो जाते हैं, शादियां भी सालों साल चलती हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे मुझसे। एक सवाल जो हालांकि थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन मुझे लगा पूछ लेना चाहिए कि सीमा हैदर नाम से एक महिला भारत में आई पाकिस्तान से, और जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी की उनके 4 से 5 बच्चे भी हो गए, भारत में रह भी रही हैं। अगर मैं आप ही की बात को ठीक मानूं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इन सारी चीजों को हमें हवा में नहीं ले लेना चाहिए? क्योंकि किसकी क्या नीयत है, क्या सोच है, वो किस इरादे से आया है, कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीजें क्यों होने दी जाती हैं फिर? सर देखो, ऐसे 2 तरह के होते हैं सर, है ना। एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव सर। मुझे पता है कि मैं एजेंट बन रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं एजेंट बन रहा हूँ। अब जो भी देश मुझसे काम लेगा वो क्या करवाएगा, मैं काम कर रहा हूं अपनी मर्जी से। हाँ। मुझे बोला लक्की 20 तुम फलानी जगह पर जाओ और वहां की इंफॉर्मेशन लेकर आओ, वहां पर एनालाइज करो। ये तो डायरेक्ट है ना सर, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से क्या होगा, किसी को पता ही नहीं होता वो एजेंट बन चुका है। ये दुनिया में बहुत खतरनाक लोग होते हैं सर। हाँ, यही। अब कैसे, मुझे एक चीज बताओ सर, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन हुआ, नेहरू जी कहाँ के पढ़े हुए थे सर, और जिन्ना कहाँ से पढ़े हुए हैं? सही बात, दोनों कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं सर। अगर हिंदुस्तान का इतिहास दोबारा एक बार पीछे देखो तो नेहरू भी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, जिन्ना भी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, आज मैं क्वेश्चन करता हूं, जितने भी अंग्रेज हिंदुस्तान पर आके रिसर्च करते हैं, हमारे हिंदुस्तान से बहुत लड़के माइंडेड जो जिनका IQ हाई लेवल पर है, वो कैम्ब्रिज में पढ़ाई करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ वो आदमी आज आके बता दे कि जो कैम्ब्रिज से पढ़ रहा है और वो बोलता है कि मैंने ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च करी, नहीं, वो रिसर्च हिंदुस्तान के ऊपर करता है। इनएक्टिव एजेंट, समझ रहे हैं सर आप? सही बात है। वो क्या करता है, इनएक्टिव एजेंट किसको बोलते हैं कि एक लड़का या एक टीम यहां से ब्रिटेन जाती है पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप तो पढ़ा लिखा है ना सर, कैम्ब्रिज से पढ़ रहा है। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एक काम करो यार, कि हिंदुस्तान के ऊपर एक चीज है, इस नदी के पानी पर क्या चीज है क्या नहीं है, एक रिसर्च करो। अब वो आता है कि मैं कैम्ब्रिज की तरफ से क्या करने आया हूं, एक रिसर्च करने आया हूं, और वो यहां रिसर्च करना शुरू करता है। जब वो यार हिंदुस्तानी है, रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के लिए एक स्टूडेंट है कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, उस नदी के आसपास कैंट का भी एरिया होता है। हाँ। पूरा मैप तैयार करता है वो, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को उस पानी से कोई मतलब नहीं है सर, MI6 को कोई मतलब नहीं है। लेकिन MI6 उस एक स्टूडेंट के दम पर हमारा हिंदुस्तान का सीक्रेट डाटा कहां लेके जाता है, ब्रिटेन। क्या, अरे तुम्हें रिसर्च कराना, तुम ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च कराओ ना, लेकिन किसी हिंदुस्तानी को ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च नहीं करने दिया जाएगा। तुम अपनी ब्रिटेन की इंटरनल चीजें हमें नहीं बताओगे, हमसे हमारे देश का रिसर्च करवाओगे। इज द इनएक्टिव एजेंट। बहुत डेंजर सर। बहुत बढ़िया बात की आपने। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इतना पढ़ा लिखा एक इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान जो एक साइंटिस्ट है, वो हमारे यहाँ रिसर्च करके जा रहा है। ठीक है। रिपोर्ट कहां सबमिट कर रहा है सर, रिपोर्ट कैम्ब्रिज में सबमिट कर रहा है। कैम्ब्रिज MI6 को रिपोर्ट मिल रही है। तो ये कितना, सीमा हैदर तो आप, मैं बात ही नहीं करूंगा तो बहुत वो हो गया। मैं बात कहां कर रहा हूं सर, वो रिपोर्ट लेके जा रहा है जिस रिपोर्ट के बारे में आप सोच नहीं सकते। जो ऑलरेडी कैम्ब्रिज का एक साइंटिस्ट होगा तो उसका माइंड किस लेवल का होगा सर। सही बात है। लेकिन वो उसका माइंड को किस में यूज कर रहे हैं, हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन को ब्रिटेन ले जाने में। ये अच्छा पॉइंट आप किया, लेकिन आप इस चीज को थ्रेट नहीं मान रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी महिला है, यहाँ की शादी करती है, उसके 4 से 5 बच्चे भी हो जाते हैं, अब बच्चों को बड़ा भी उसी ने करना है ना, उसी की सोच में असर में है, क्या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, थ्रेट है। हाँ। क्यों नहीं है थ्रेट? हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये तो बहुत नीचे लेवल पर है। हाँ। जो हमें नजर आ रहा है। हाँ। आपको नजर आ गया सीमा हैदर का। हाँ। हमें नजर आ गया सीमा हैदर ने यहाँ शादी करी, कल उसके बच्चे होंगे, कि क्या गारंटी है कि वो बच्चे इस देश के साथ खड़े रहें। हाँ। ये थ्रेट है, ये तो हम सबको नजर आ गया, लेकिन कैम्ब्रिज के उस साइंटिस्ट का थ्रेट हमें नजर नहीं आया सर। नहीं, वो भी थ्रेट नजर आ रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कुछ जरूरी है,
मैं फिर थोड़ा पीछे जाता हूँ। हाँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अचानक से हमने उन पाकिस्तानियों को ढूंढना शुरू किया जो भारत में जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था फिर भी रह रहे थे। उसी दौरान हमें पता चला कि ऐसी पता नहीं न जाने कितनी पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो सालों साल से यहाँ रह रही हैं, जिनकी शादी हुई या जिनके पास कोई भारत की नागरिकता नहीं है, अभी भी उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है, और या फिर बांग्लादेशी तो रह ही रहे हैं। अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 8-10 सालों में आप यकीन करेंगे 1000 बांग्लादेशी भी एक साल वापस बांग्लादेश नहीं भेजा गया, जबकि 2 करोड़ के आसपास का डेटा है हमारा। तो ये सारी जो चिंताएं हैं तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं ना। अगर हम बात करें कि अमेरिका हमारे बारे में जानकारी जुटा रहा है, इंग्लैंड जुटा रहा है या कोई और देश जुटा रहा है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारे हाथ में हम जो चीज कर सकते हैं उसके बारे में हम क्या करें? नहीं, बिल्कुल सर, ये तो क्या है, हमें ऐसा लग रहा है सीमा हैदर इसके पोते बच्चे जब तक रहेंगे हमारी एजेंसी की नजर रहेगी इस पर हमारे पास। तो इतना लोड लेने की जरूरत क्या है? देखो सर, तो अपने लिए इतना होमवर्क रखने की जरूरत क्या है? अब रीजन क्या है सर कि लोकल पुलिस को भी वहां जाती होगी इन्फॉर्मेशन, इसके एक्टिविटीज की रिपोर्ट भेजो। साली जबरदस्ती एक आदमी को तनख्वाह देनी पड़ रही है यहाँ पर, है ना। एक आदमी को उसी में लगा रखा है, 2 कांस्टेबल उसी में लगा रखे हैं। अब वो 2 कांस्टेबल किसी और के लिए काम करते हैं, सरकार को सीधे भेजना चाहिए। तो अपने देश जा यार, वापस सीधे अपने देश जा भाई, है ना भाई। सर व्यक्तिगत हित बड़ा नहीं है, तुझे इस लड़के से प्यार है तो इसको भी वहीं ले जा यार। सही बात है, वहीं बसा ले इसको भी। सही बात है। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है ना सर। हाँ। व्यक्तिगत हित देश के हित से बड़ा नहीं होता सर। बिल्कुल तो है ही ना सर कि 4 लोग तो जबरदस्ती के 4 लोग क्या हो रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है तो A4 के पन्ने तो लगी रहे ना सर। हाँ। हर साल के साले कम से कम 100 पन्ने तो लगी रहे। हाँ। किसी ना किसी के टैक्स से तो पन्ने खरीद ही रहे। एक आदमी उसमें बैठ के होमवर्क तो कर ही रहा है। हाँ। कई सालों तक चलेगा सर। हाँ। ये कुछ लोगों को हो सकता लग रहा हो कि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ बात व्यक्ति की नहीं है यहाँ बात हम अपनी सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं कि हम इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आप भाई एक आपको सीमा हैदर नजर आ रही है, आपको ये नहीं पता चला कि सीमा हैदर के चक्कर में 5 आदमी एंगेज हो गए। हाँ। उन 5 आदमियों की तनख्वाह नजर आ रही है आपको? हाँ। 5 आदमियों को तनख्वाह दे रहे हैं ना भाई। हाँ। वो 5 आदमी किसी और का काम करते, अब वो 5 आदमी सीमा हैदर की रिपोर्ट में लगा रहे हैं, कल इसके बच्चे की रिपोर्ट में लगेंगे सर। सही बात है। ठीक है, तो किसी और काम के लिए करते वो। सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पर यही मैंने कहा, चूंकि ये नॉन सीरियसनेस या अगंभीरता मुझे दिखती है कहीं ना कहीं। दूसरी एक और सवाल लकी भाई इंपॉर्टेंट है कि जब हम एसेट क्रिएट करते हैं कि हमारा एक आदमी दूसरे देश जाए, वहां से हमें खुफिया जानकारियां दे, और उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस आदमी की जान को खतरा भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज का जो युग है, AI का युग है, या जहाँ डेटा हर किसी के पास है, जैसे अगर कोई भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपका सारा डेटा है उस ऐप के पास चला जाता है। तो मतलब उसके लिए आपकी वो मतलब इस हद तक चला जाता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट उनके पास है, आप किस घर में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब उनको पता है। तो आपको किसी को कहीं भेजने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब मैं चीन की बात करूं, भारत की तुलना करूं, चीन ने सारा इकोसिस्टम अपना डेवलप किया है, सारी ऐप अपनी है, उनका अपना सब यूट्यूब है, और वहां पर सेंध हमारी बड़ी मुश्किल है ना। दूसरी तरफ मैं भारत पे बात करूं तो हमारे 90% मोबाइल चाइनीज है। हम जो ज्यादातर ऐप यूज करते हैं वो या तो अमेरिका की बनी है या किसी और देश की बनी है, और ये सारी ऐप हमसे सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी ले रही हैं। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट भी चाइनीज है और जो जानकारी है वो भी विदेशी कंपनियां ले रही हैं। तो ये तो हम बहुत बड़ा डेटा हमारे लोगों का, हमारे जिसमें अधिकारी भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, अधिकारी भी वो ऐप यूज कर रहे हैं जिनमें सुरक्षा के अधिकारी भी हैं। आपको नहीं लग रहा ये सारी चीजें जिन पर मतलब कुछ होना चाहिए था, हमें अपना इकोसिस्टम एक डेवलप करना चाहिए सर? यही मैंने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी। हाँ। हमने एक ऐप लॉन्च किया था ना सर। हाँ। अब एक ऐप किया ना सरकार ने, मेहनत करी ना सर, क्या रिजल्ट दिया पब्लिक ने सर? नहीं, लेकिन उस अगर नैरेटिव है, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा लेता हूं। आपने कहा कि वो ऐप लॉन्च की, कुछ लोगों ने भ्रम फैला कि देखिए सरकार तो आपकी सूचना ले रही है। ये अगर दुश्मन की तरफ से फैलाया गया ये है ना कि ले रही है, तो उससे डील करना भी तो हमारा काम है ना कि हम इसका खंडन करें कि भैया अगर ये ऐप ले रही है तो आप बाकी ऐप पर भी तो अपनी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, यही चीजें हुई ना सर। सरकार ने किया तो किसी ने तो भ्रम फैलाया है सर। मुझे एक चीज बताओ, कोई तो होगा जिसकी सर देखो, अगर पहली बार तो मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। एक आम आदमी के दिमाग में क्या आएगा सर? आम आदमी के दिमाग में नहीं आएगा, वो तो उसको तो पता भी नहीं है ऐप क्या है, क्या चीज नहीं है। अभी आप एक काम करो, 100 आदमी इकट्ठे करो सर, 100 आदमी से पूछो इस ऐप के अंदर फीचर क्या है। मैं बोलता हूँ 99 को नहीं पता होगा सर। आप इकट्ठे कर लो रोड पर से, उसको एक ही चीज पता होगा जो उसने टीवी में सुना, और नहीं ये तो जासूसी करेगा। किसी ने उसके दिमाग तक डाला है सर। वो जड़ कहाँ है जिसने इस दिमाग में डाला है चीज? शायद मैंने तो उस ऐप का लोगो भी नहीं देखा, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने लोगो नहीं देखा एग्जाम्पल के लिए। लेकिन पता सबको है कि ये तो जासूसी के लिए बना सकते हैं हमारी खुफिया जानकारी। तो कहीं ना कहीं से पहली बार इस बात को रिवील किया गया होगा। दुनिया के अंदर कोई ना कोई एजेंसी है जिसने बोला होगा ये ऐप आज डाउनलोड हो गया, ये भारत की शुरुआत है। धीरे धीरे भारत दूसरा लेके आएगा, तीसरा लेके आएगा, चौथा लेके आएगा। इस शुरुआत को ही खत्म करो। स्टार्टिंग थी सर ये, इस स्टार्टिंग को खत्म कर दो तो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा।
किसी चीज की तो शुरुआत होती है ना सर। अगर ये कल हमारा सक्सेस होता तो ये क्या होता, दुश्मनों के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा होता सर। इंडिया खुद, ये शुरुआत थी, तुमने शुरुआत ही नहीं होने दी यार, तुम शुरुआत ही नहीं होने दे रहे हो सर। हाँ। तो मैं यही तो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप गूगल को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे दो सर। मैं यहां बैठा हूं, है ना, कि लक्की बिस्ट कहां बैठा हुआ है, गूगल के पास रिपोर्ट है। क्या बोल रहा है ये भी रिपोर्ट क्या बोल रहा है ये भी रिपोर्ट है सर। मैं कह रहा हूं कि मेरी A to Z, मैं घर पर बैठा होता हूं, कपड़े बदलता हूं, और अगर बाई चांस कपड़े बदलते समय अगर मेरा टेलीविजन ऑन है तो मुझे कहीं नजर नहीं आएगा कि मेरे टेलीविजन में हिडन कैमरा लगा हुआ है, वो साला मेरे को कपड़े चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपने स्नोडेन का सुना होगा ना सर, सीआई का, कि आपके यहाँ टेलीविजन है तो टेलीविजन में मैं कहूंगा मेरे टेलीविजन में तो कैमरा ही नहीं है। अबे मुझे नजर नहीं आ रहा कैमरा नहीं है, पागल, तेरे टेलीविजन में सब कैमरा तुझे दिख नहीं रहा। हाँ, अगर आपके उस स्मार्ट टीवी में कोई ऐप है तो उसको हैक करके भी वो आपके कैमरे का एक्सेस ले सकता है। हम उन्हें सब कुछ दे देते हैं। क्यों दे देते हैं सर? क्योंकि उनकी सच्चाई हम तक पहुंचती नहीं है, कोई बताता ही नहीं है सर। कोई नहीं बताता ना उनकी सच्चाई सर। तो आपको क्या लग रहा है भारत कितना तैयार इन खतरों से? एक तरफ तो दुश्मन का खतरा, दूसरी तरफ आपने कहा कि अंदर ऐसी कोई कोशिशें होती हैं तो फिर एक पूरा एक लॉबी खड़ी हो जाती है कि नहीं नहीं ये तो आप लोगों से उनकी जानकारी ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती है देश के सामने? देश के सामने चुनौती है, लेकिन देश बिल्कुल तैयार है सर। कैसे है? आज पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है ना सर। आज पूरा बांग्लादेश से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट में देख लो सर, आप अमेरिका में ही देख लो आज क्या चल रहा है सर। लेकिन हिंदुस्तान बिल्कुल शांत है ना सर। इसका मतलब हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है कि देश के अंदर कुछ नहीं होने दे रहे हैं सर। तो है तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम उसको वैसे नहीं देख रहे हैं तो मैं ये करूंगा कि इससे बड़ा उदाहरण क्या लोगे यार तुम, कि आज दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर, आज चाइना टेंशन में है सर। ताइवान के साथ चाइना का हर रोज हर दूसरे दिन सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है ताइवान को लेकर। पता नहीं चाइना कब ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है सर, कब यूएस उसके अगेंस्ट चलेगा। रशिया का आप हाल देख रहे हैं, इजराइल को तो दिन रात आप देख ही रहे हैं, यूएस के अंदर आप देख रहे हैं कि यूएस अगला। लेकिन हिंदुस्तान है तो इसका मतलब इसकी हिंदुस्तान की हमारी इंटेलिजेंस विंग्स, इंटरनल एक्सटर्नल हमारी फोर्सेस पूरी अलर्ट हैं। जितनी भी टेंशन है इस देश में वो हमारी फोर्सेस ले रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ले रही है, हमारी लीडर ले रही है। एक आम आदमी तक कोई टेंशन नहीं आने दे रहे। इससे बड़ी सुरक्षा क्या होगी दुनिया में किसी भी देश के अंदर सर? बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात कही कि आज आप आदमी चुपचाप खा पी रहा है, सब कुछ मौज मस्ती कर रहा है, तो लेकिन आप चुपचाप खा पी पाए इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खाना छोड़ा हुआ, अपना खाना छोड़ा हुआ, वो पूरी टेंशन में है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ी सुरक्षा तो हो ही नहीं सकती। लकी भाई आपकी प्रेडिक्शंस भी बहुत सही साबित होती रही और इसके चक्कर में आप पूरे भारत में यूं कहें कि मशहूर भी होते रहे हैं। नेपाल को लेकर खासतौर पर आपने जो प्रेडिक्शन की थी पहले ही बता दिया था और वो तो पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, उनकी नेपाल में भी मैंने सुना कि आप काफी पॉपुलर हो गए थे। एक प्रेडिक्शन आपने और की है, मैंने इंस्टाग्राम पे आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट हैं, जो हथियार हैं, वो जल्दी उसके पास नहीं रहेंगे और अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो तो पाकिस्तान के हथियार है ही नहीं, वो अमेरिका के हथियार है। क्यों ऐसा लगता है? क्या ऑब्जर्वेशन आपकी? सर देखो एक्चुअली क्या है कि ये जितना भी चल रहा है दिखाया कुछ और दे रहा है सामने सर। आज पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी कौन बन गया सर? आसिम मुनीर, है ना सर। दुनिया के अंदर हजारों जनरल हैं। अगर मैं किससे ये बोलूं यार मुझे अमेरिका के जनरल का नाम नहीं पता होगा उसे, दुनिया के सुपर पावर का नाम, चाइना का नहीं पता होगा सर। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमारे देश के अभी जनरल साहब कौन है वो भी नहीं पता सर। लेकिन आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नाम पूरी दुनिया जानती है सर। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के सिस्टम से ज्यादा पावरफुल बनाया गया है सर। ऐसा नहीं हो पावरफुल है तो एक फौजी है सर, लेकिन उन्हें इतना बड़ा पावरफुल बना दिया, पाकिस्तान की आवाम से बड़ा, पाकिस्तान की सरकार से बड़ा। क्योंकि सिर्फ एक आदमी के साथ डील करना है अमेरिका को क्या करना है? सिर्फ एक आदमी के साथ डील करना है बस। आज आसिम मुनीर, अभी पाकिस्तान का दौरा है सर कुछ दिन में ही, अभी तो बता ही नहीं रहे, शायद अगले हफ्ते दौरा कर लें, बहुत सीक्रेट दौरा है वो भी पाकिस्तान का। तो आने वाले टाइम के अंदर आप कभी ना कभी देखोगे, वो अभी नहीं पता चलेगा ये बात तो 10 साल के बाद पता चलेगा यार पाकिस्तान के तो न्यूक्लियर वेपन जा चुके हैं अमेरिका से। आज अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन अफगानिस्तान के हाथ ना लग जाए, कहीं उन स्टेटों के हाथ ना लग जाए तो अगेंस्ट अमेरिका है। और इजराइल भी तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास रहे, पाकिस्तान रहे, है ना। तो लोगों को जो मैं बहुत टाइम से, अभी से नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं सर, मुझे साल भर हो गया ये चीज कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं हो रहा है ना। ये कभी ना कभी आप लोगों को 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद पता चलेगा कि डील तो 2025 में ही होकर चले गई थी, 26 में ही हो गई थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जा चुके हैं जहां पहुंचने थे, चाहे वो सऊदी पहुंच गए हो चाहे कहीं भी पहुंच गए हो। लेकिन दूसरा लकी भाई इसी का इसकी बिल्कुल उल्टी धारणा भी है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को लेकर, जैसे कहा कि वो न्यूक्लियर उसके नहीं है, लेकिन ये अमेरिका ने वहां प्लांट करवाए और फिर ये एक बात फैलाई गई कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है ताकि भारत को काबू में रखा जा सके।
अब कल को अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहते हैं तो फिर तो वो थ्रेट पाकिस्तान जो हमें एक ब्लफ दिखाता था कि न्यूक्लियर मेरे पास, वो तो चला जाएगा। और आज जो पाकिस्तान का वजन दुनिया में बढ़ रहा है, क्योंकि जब से कतर पर अटैक किया था, आपको याद होगा, इजराइल ने, है ना, तो मुस्लिम देशों में एक ही हो गया कि हम अमेरिका पर तो अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं हो सकते हैं। अब किसके पास जाएं? पाकिस्तान के पास चलते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियर हथियार है। इसीलिए हमने देखा कि सऊदी ने एक डील उनके साथ की, इसीलिए अब देख रहे हैं कि बांग्लादेश और वो भी एक डील कर रहे हैं, और सारी डील के पीछे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार ही तो हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने वो हथियार भी उससे ले लिए तो ये ब्लफ तो चला जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा फिर भारत मजबूत हो जाएगा? क्या अमेरिका ये चाहेगा? नहीं सर, ये लगता है हमारे को ऐसा। वो 20 साल पहले से सोच रहे हैं, हम अभी सोच रहे हैं। हम 2 साल पहले सोच रहे हैं, MI6 CIA 20-25 साल पहले से सोच रही है। उन्हें भी पता है कि होगा। सर, पाकिस्तान धरती से, नक्शे से खत्म हो जाए, अमेरिका को फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अमेरिका पहले सेफ रहे, अमेरिका पहले सेफ रहे, पाकिस्तान रहे ना रहे वो सेकेंडरी चीज है। सर, मेरा घर पहले होना चाहिए, चाहे मेरा पड़ोसी का घर खत्म हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरा पाकिस्तान तैयार कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं सर? लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान, अरे वो दूसरा तैयार कर देगा भाई, वो कर रहा है दूसरा तैयार। आपको समझ में नहीं आ रहा? उसको पता है कि पाकिस्तान से उसको खतरा है अफगानिस्तान की वजह से। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो वो पहले क्या कर रहा है? अपने आप को सेव करेगा। दुनिया का हर आदमी अपने आप को पहले सेव करता है। अमेरिका पहले खुद को सेव करेगा कि इस बर्मा, ये जो भस्मासुर हैं जो, इनको मैं यहां से हटाऊं। हटा दिया तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान पावरफुल बन जाएगा। ये उसने नहीं, उसने एक और पाकिस्तान तैयार करा होगा पीछे से। बांग्लादेश को बांग्लादेश कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है वो तैयार। तो आपको ऐसा लग रहा है? जो एक्सपर्ट कहते हैं कि यार नहीं, तो उससे नहीं, उसने तैयार, हम अभी सोच रहे हैं, वो 25 साल 30 साल पहले से सोच रहा है। इज अ लॉन्ग प्लानिंग। एक दूसरा तैयार हो जाएगा सर जी। नॉर्थ ईस्ट में जो हालात पैदा हो रहे हैं, खासतौर पर मणिपुर में जो है, उसकी भी जब लोग तय में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसमें कोई CIA का कनेक्शन मिलता है कि वहां जो कुछ ड्रोन मिले थे, स्टारलिंक का भी लोग उससे जोड़ते हैं। उसकी आपकी स्टडी मणिपुर को लेकर क्या कहती है, वहां जो अनरेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट में लगातार है? सर देखो, मैं मणिपुर में मैं बहुत रहा हूँ, बहुत डीपली मैंने मणिपुर, नागालैंड बहुत काम किया है। तो आज भी आप चले जाओ, मुझसे पूछो ना सर, मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछो कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे लोग कहाँ के हैं, मेरे से व्यक्तिगत राय ले लो सर, मैं बोलूंगा मुझे नॉर्थ ईस्ट से अच्छे इंसान कहीं के नहीं लगे सर। इतने दिल के साफ, इतने दिल के। कभी भी आप जाओ, हम लोग क्या होते, वो लोग कैसे हैं पता है सर आपको? नॉर्थ ईस्ट के लड़के को आज सैलरी मिलेगी ना सर, वो, हम तो फिर भी इंडिया में होते हैं, हम अपनी सेविंग देखते हैं कि यार हम कल देख लेंगे। वो लड़के इतने अच्छे, वो आपके ऊपर पार्टी पर खर्च कर देंगे सर, पूरे सर कल के नहीं देखते हो। वो उन लोगों में से हैं सर। आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखना, आपको दिल के इतने साफ लोग मिलेंगे आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो म्यांमार से आ गए या अंडर UG में आप अंडरग्राउंड कहो या इंसर्जेंट की आड़ में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसा फैला रखी है, इसके पीछे कौन है सर? अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि शायद मैंने 2006 में, शायद 5 या 6, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मैं एक UG के कैंप में गया। UG अंडरग्राउंड बोलते हैं, इंसर्जेंट के कैंप में गया मैंने कैंप में एक लड़के के हाथ में वेपन देखा सर। मैं उन्हीं के कैंप में गया था, और आपको पता है कि 2005 या 6 के अंदर मैंने उसके हाथ में वो वेपन देखा जो अभी भी फोर्सेस के पास नहीं है सर। किसने दिया वो वेपन? मैं थोड़ी देर के लिए उस वेपन को, उस लड़के मेरे साथ में ही खड़ा था, है ना, मैंने उस वेपन को देखा यार उसके साथ में, और मैं उस टाइम मुझे इतना शौक नहीं हुआ। 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं? 20 साल, मैं 2006 की बात बता रहा हूँ या 5 की बात। मैंने 2006 में उनके एक इंसर्जेंट के हाथ में M16 देखा सर। किसने उसके हाथ में M16, वो अमेरिकन वेपन M16 उसके हाथ में आया कैसे सर? आज भी हमारी फोर्सेस के पास M16 नहीं है सर। एक एग्जांपल के लिए, वो वेपन नहीं है तो वो अमेरिकन वेपन M16 क्या कर रहा था उसके हाथ में? अब क्या बोलोगे सर? ये मैं कह रहा हूं, जितनी देर में हमारे कैमरामैन सर हमसे दूर है, उतनी दूर में वो लड़का खड़ा था सर। पुरुलिया कांड भी एक हुआ था जहां पर मैंने उस पर पूरी वीडियो डाली है सर। हाँ, पूरी वीडियो डाली है पुरुलिया के। बताइए हमारे दर्शकों को बताइए उसका इंटेंट क्या था उस वक्त। सर क्या होता है, एक प्लेन आता है इंडिया के अंदर 1995 में, प्लेन वेपन को ड्रॉप करके भी चला गया था। वो प्लेन उस दिन नहीं मिला, जब वो प्लेन वापस आ रहा था अगले दिन, तब उस प्लेन को लैंड कराया गया। जब वो हमारे रडार के अंदर आया, उसमें से मेन एक्यूज तो चला ही गया ना सर। मेन एक्यूज तो आज भी इंडिया नहीं आया है सर। आज भी जो उसका मेन एक्यूज्ड है वो तो आज भी बाहर ही है ना सर। हिंदुस्तान ने उसको कितनी बार लाने की कोशिश करी, तब भी वो मेन एक्यूज नहीं आया। और उस मेन एक्यूज का लिंक MI6 के साथ सर। कौन था वो? पहचान हुई इसकी कोई? हाँ, आप पहचान होगी ना उसकी कि MI6 के लिए काम करता था
मैंने पूरा वीडियो डाला है पुलिया आर्म्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं। कोई बोलता है कि बंगाल के अंदर एक एनजीओ टाइप की कि ये वेपन उनके लिए आया, कोई बोलते हैं कम्युनिस्ट के लिए आया, उस टाइम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कोई कहते हैं कि यार नहीं ये इस वेपन को बांग्लादेश भेजना था। तो लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो वेपन देने वाला था वो था MI6 का एजेंट। मेरी पूरी वीडियो में उसका नाम है यार, एवरीथिंग सारा डिटेल दिया है। आप MI6 को काफी लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं इसीलिए आपने आज कहा भी कई बार कि सबसे बड़ा खतरा उसी से है। सर आज भी हुआ। अच्छा मैं एक चीज और पूछता हूं सर, कि जब वो प्लेन शायद मुंबई के अंदर लैंड हुआ, जो प्लेन, वो आदमी कैसे निकल गया मुंबई के एयरपोर्ट से बाहर सर? जिसको मुझे एक सवाल का आंसर दे दें सर, उस टाइम की जो सरकार थी वो मुझे जवाब दे दें कि एक प्लेन हिंदुस्तान के अंदर 300 AK-47 हजारों राउंड्स रॉकेट लॉन्चर प्लेन से गिरा के जाते हैं। उस प्लेन को हम बॉम्बे के अंदर डाउन करवाते हैं। 7 आदमी थे शायद उस प्लेन के अंदर, या 9 आदमी थे, एग्जैक्ट 7 या 9 में से। उसका जो मेन एक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड, आप उसको बॉम्बे टू वाई नेपाल से बाहर भिजवा देते हो, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको बाहर लेकर गए सर। ये अपने आप में कितनी सीरियस बात है, कितनी सीरियस बात है, क्यों नहीं बात करते आप? और इसी तरह की बात तो धुरंधर फिल्म में की गई, जब वो नकली नोट पूरे माफिया की बात की गई थी। उसमें दिखाया गया किस तरह से एक मिनिस्टर भी और उनके लड़का भी इन्वॉल्व था। तो मतलब जब इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खुद इस तरह, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या वाकई जो माफिया होते हैं या बाहर की एजेंसीज होती हैं, इनकी पहुंच हमारी राजनीतिक पार्टियों तक, सांसदों, विधायकों तक होती है? सर इंदिरा गांधी के, हाँ, इंदिरा गांधी का कोड नेम था बेनू आई थिंक, जो उनके इंटरनल सबसे क्लोज थे ना सर, सबसे क्लोज, उस टाइम के KGP के एजेंट थे सर, सबसे क्लोज। ये लगा लो, आज भी मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर, गिनती में नहीं बताऊंगा, कई एजेंट, कई पॉलिटिशियन ऐसे होंगे जो सिर्फ MI6 के लिए काम करते हैं, CIA के लिए काम करते हैं। सिर्फ आपको मैं इस देश के कई ऐसे बड़े जर्नलिस्ट बताऊंगा, एक ऐसे जर्नलिस्ट का नाम मैं नहीं बताऊंगा जो MI6 के लिए काम करते हैं। इसमें हमें भी पता है, करते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस देश का उस जर्नलिस्ट का। उस जर्नलिस्ट की एक खासियत पता है क्या? कुछ ऐसा इशारा किए ताकि लोग समझ पाए। सर वो हम नहीं चाहते किसी का नाम लिया जाए, लेकिन ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े, हमारे है। हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया के लिए काम नहीं करते, एक बहुत बड़े वेस्टर्न मीडिया के लिए वो काम करते हैं। ओके। दूसरी चीज, हिंदुस्तान के करस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी क्या है सर उनकी? समझ गया मैं। हिंदुस्तान के बारे में बताना। लेकिन उनकी एक खासियत है सर कि वो 12 महीने में से 11 महीने हमेशा ब्रिटेन ही रहते हैं। ओके। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो किसी भी मेल का रिप्लाई नहीं करते सर जब वो इस देश से बाहर होते हैं, ताकि हम उनको ट्रैक ना कर सकें सर। जब भी वो ब्रिटेन की धरती में होते हैं, यहां से उनका कोई भी बड़े से बड़ा मेल चला जाए, वो मेल का रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो बताते नहीं है कि हम ब्रिटेन में किस जगह पर है, हम उनके ओके। आप बताओ सर, वो इस देश की हालत है सर ये। और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट की अरे सर बहुत बड़ा नाम है सर, मैं नाम क्या बोलूं अभी, है ना, फिर नाम बोलने में कल भूचाल आ जाएगा सर जी। और इस तरह के सांसद, विधायक भी हैं, बहुत पॉलिटिशियन भी हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और आगे चल के बहुत जल्दी मैंने आपको क्या बोला, उसकी तो रिपोर्ट हमारे पास है सर, मेरे पास है व्यक्तिगत सर, व्यक्तिगत रिपोर्ट सर। सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ के अंदर भी गोली लगी है सर, लगी है ना, क्यों नहीं जांच हो रही सर? जिसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे इस देश में, एक सोल्जर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गया और बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर गोली लग गई। टेस्ट होता है ना सर, हम लोग जब बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदते हैं तो विद इन 5 मीटर से हम लोग फायर मारते हैं AK-47 का, 3 मीटर से फायर मारते हैं। तो जब ये जैकेट इस देश की सेना के जवानों को दिया गया, सेना को दिया गया, और अंदर तो क्यों जांच नहीं हुई कि जब अरबों की डील हुई, किसके आधार पर ये डील हुई, क्यों डील हुई, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे? इस बात को कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा सर। आपने अपने खुद चंद अकाउंट भरने के लिए देश के सोल्जर मरवा दिए सर। आप करना सर, आपको डिटेल मिलेंगे कि जवानों के बहुत, इस न्यूज को बाहर ही नहीं आने देते सर, क्यों नहीं आने दिया बाहर? में कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आप जो अपने सैनिकों को हथियार दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अगर उनको इंफीरियर हथियार दे रहे हैं या वो चीज उनको नहीं दे रहे, इक्विपमेंट जो उनको चाहिए, तो इससे बड़ी शर्म की बात है। देशद्रोह क्या हो सकता है? ये एक पार्ट हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? इन लोगों का पार्ट हो गया। हाँ। सेकेंड पार्ट, दुनिया के अंदर कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोले ये वेपन बहुत अच्छे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत अच्छे हैं। वो दूसरा गेम, आपकी परतें खुलती जाएंगी सर। ऐसा नहीं है कि इस नेता ने जो डील करी होगी या जो भी, इस नेता ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होंगी, उनके पीछे बहुत बड़ा गेम है सर। तो इसलिए आपने कहा दुनिया में सबसे कीमती इंफॉर्मेशन सर, और उससे भी खतरनाक गलत इंफॉर्मेशन, गलत रिपोर्ट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, आप अपने देश को बर्बाद कर दोगे सर।
कि आपको कौन सी खबर पढ़वाई जाए, कैसे पढ़वाई जाए और कैसे आपका ओपिनियन उस पर बन रहा है? कैसा ओपिनियन इसके ऊपर आया है सर, आप कैसे उसको लेके चलते हो। मैंने बोला कि सर मेरे लिए दुनिया की महंगी चीज इंफॉर्मेशन है, उससे खतरनाक चीज है गलत। मैं कहता हूं मुझे 1 साल तक कोई इंफॉर्मेशन ना मिले चलूंगा मैं, हाँ। मैं झेल लूंगा, पर गलत इंफॉर्मेशन मुझ तक ना आ जाए जिस पर मैं ट्रस्ट कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी एक छोटा सा सेगमेंट, फिर हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। आपकी ऊर्जा को मैं सलाम करता हूँ और पता लगता है कि मैं किसी फॉर्मर कमांडो से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार धारा प्रवाह उसी एनर्जी से बोल रहे हैं जिस एनर्जी से हमने बात शुरू की थी। लेकिन लकी भाई, एक चीज जिसमें लोगों की बड़ी दिलचस्पी, बहुत सवाल भी बार बार खड़ा होता है, वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर होता है। क्योंकि आपने जेल में कुछ वक्त बिताया, कैसे जेलों में काम होते हैं देखते हैं, लोग बड़े हैरान होते हैं कि वो शख्स इतने टाइम से जेल में है। फिर हम देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है तो उनका नाम आ जाता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है नाम आ जाता है, निज्जर की वहां पर हत्या हो जाती है तो हो जाता है। तो कैसे ये गैंगस्टर हैं, ये मतलब जेल से ऑपरेट करते हैं? क्योंकि आम आदमी को तो वहां अगर कोई सीधा साधा आदमी चला जाए तो वो तो आधा दिन सर्वाइव ना कर पाए, है ना, आपने तो देखा है। और यहाँ पर एक आदमी पूरा गैंग चला रहा है, अगर सब कुछ नाम आ रहा तो कुछ ना कुछ तो है ही। ये क्या तौर तरीके हैं? सर देखो, मैं कुछ, आपने कहा कुछ दिन में, तो 4 साल निकाला हूँ सर, तो 400 साल जैसे रहे मेरे तो, हाँ। है ना। तो मैं आपको एक फोटो भेज दूंगा, ठीक तो है, वो फोटो लगा देना मेरी सर। जब मैं जेल के अंदर था, मैं आपको लोगों को भेजूंगा, फोटो देख लेना भाई मेरी फोटो। हाँ। जिस जेल में सुई भी नहीं आ सकती थी सर, जब मतलब मैं जेल के अंदर जाता हूँ तो पूरा सर्च होता हूँ, और जेल के अंदर मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, मैं आराम से मोबाइल फोन से बात कर रहा हूँ सर। अगर मैं जेल के अंदर सिंगल सेल में बंद हूँ, यानी कि तन्हाई के अंदर बंद हूँ, जहाँ कोई नहीं आ सकता, हाई रिस्क में बंद हूँ, और मैं वो फोटो आपको भेजूंगा, जब ये क्लिप चले तो फोटो, जब मेरे तक वो मोबाइल आ सकता है और मैं आराम से बात कर रहा हूँ, और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जो मेरे लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो चैन जुड़ी होगी, चाहे उसमें करप्ट लोग हों जिनको मैंने खरीदा है, ठीक है सर, कोई ना कोई तो है सर। डेफिनेटली अगर मेरे तक मोबाइल पहुंचा है तो इसके पीछे बहुत 7 ताले हैं सर। 7 तालों के अंदर तो मैं बंद हूं, उन 7 तालों को क्रॉस करके मेरे पास वो डिवाइस पहुंचा है, तो लॉरेंस के पास पहुंचनी कौन सी बड़ी बात है सर। चीजें नहीं, लेकिन एक चीज ये होती है कि कोई आदमी अपने स्तर पर अपना कोई गैंग चला रहा है, माफिया है, उसका काम सिर्फ है कि एक्सटॉर्शन कर रहा है, या उसने अपने किसी दुश्मन को मरवा दिया। लेकिन एक जब लॉरेंस का नाम आता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे उसके प्रोजेक्ट भी आते हैं, इसमें भारत भी शामिल है, कि अगर दूसरे देश में कोई भारत का दुश्मन मारा गया तो क्या स्टेट भी उसको एसेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है? सर मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक चीज बोला था आपको स्टार्टिंग में, मैंने कहा हिंदुस्तान में देशभक्त बहुत है सर, है ना, बहुत ही देशभक्त लोग हैं जो काम करते हैं। जब आपने अननोन गनमैन की बात स्टार्ट करी, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि कोई हमारी फौज की वर्दी पहन के उन लोगों को मार रहा होगा, बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं सर। बस आपको एक बार उन्हें बताने की देर है सर, आपको एक बार उन्हें समझाने की देर है, वो करने के लिए तैयार है। कल भी मैं आपको ये बोलूं सर कि आज आप, चलो इंटरनल चीजें अलग हैं, हमारे अंदर की झगड़ा अलग है, अंदर का झगड़ा अलग है हमारा। कल आप ये बोल दो कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना है, मैं आपको बोलूं कि जो जेल में बंद है ना सर, ये मैं रहा हुआ हूं और मैं 11 जेल में रहा हुआ हूं, उस जेल के अंदर में से 100 में से 80% लोग बोलेंगे सर हमें भेज दो हथियार लेके, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जेल के, जब देश की बात आती है तो जेल के अंदर के भी लोग एक हैं सर, वो एक इंटरनल दुश्मनी, इंटरनल हत्याएं अलग चीज है सर। बिल्कुल। तो आपने खैर बहुत कुछ कहते हुए भी कुछ नहीं कहा, या यूं कह सकते हैं कि कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। तो लकी भाई, चर्चा के आखिर में एक ऐसी बात मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कहें, क्योंकि आप ऐसी फील्ड से जुड़े हैं, फॉर्मर कमांडो रहे हैं, स्नाइपर रहे हैं, और आपने जो एक बड़ी अच्छी बात की पूरी चर्चा के शुरू में कि जो कमांडो ट्रेनिंग है वो आपको ये एहसास दिलाती है कि आपकी संभावनाएं क्या है, आप कहाँ तक दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, वो असीम संभावनाएं आपकी पता चल जाती हैं, ट्रेनिंग होती है। तो आज के हमारे जो यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपकी तरह हो सकता है कमांडो बनना चाहें, हो सकता है रॉ एजेंट बनना चाहें, या किसी तरह से भी ऐसे जमीन पर उतरकर फिजिकली या मेंटली देश के लिए कुछ करना चाहें, कैसे वो अपने आप को मजबूत बनाएं? क्योंकि आज का युवा थोड़ा सा सुविधा की वजह से कह सकते हैं कि फ्रेजाइल हो गया, उस तरह से कमजोर है, तो उस खुद को ताकतवर बनाने के लिए क्या करें? सर सबसे पहले जो हिंदुस्तान का यूथ है, जो मतलब मेरा एक मैसेज, सिर्फ 3 चीजें कहना चाहूंगा सर उनसे। अगर आपको लगता है कि सच में आप इस देश से प्यार करते हो, है ना, आप आज ही जीवन के अंदर एक काम कर दो सर, नशे को अवॉइड कर दो। अगर आप नशा ले रहे हो तो आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो। एक अफगानिस्तान या दुनिया की किसी भी धरती से जब 1 kg ड्रग्स आता है, उसकी कीमत होती है 1 लाख रुपए kg। जैसे ही वो हमारे हिंदुस्तान की धरती में आता है तो 1 करोड़ रुपए kg बन जाता है। जब वो अमेरिका तक पहुंचता है तो 9 करोड़ रुपए kg हो जाता है। तो सोचो कि वो 9 करोड़ रुपए कहाँ लग रहे होंगे दुनिया में। अगर
इस देश में कोई भी बच्चा ड्रग का यूज कर रहा है तो समझ लो आप दुनिया के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो सर। आज ही ड्रग्स को छोड़ो। दूसरा कि दुनिया का कोई भी आतंकवाद की शुरुआत भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप दुनिया के अंदर जो आपसे रिश्वत ले रहा है वो जितना बड़ा देशद्रोही है, देने वाला भी उतना ही बड़ा देशद्रोही है। मुझे इतना बता दो कि जो आदमी 100 रुपए में अपना ईमान बेच सकता है ना, जिस दिन उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे वो अपने देश को बेच देगा, आपको भी बेच देगा। आज से ना तो किसी को रिश्वत दो ना लो सर। लेने वाला का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन दो मत। तीसरी चीज लास्ट कि संसार में मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। आज हर बच्चे को लगता है कि रातों रात उसे फेमस होना है, रातों रात उसे हीरो बनना है, बहुत चीजें चल रही हैं। तो जीवन में एक चीज देख लो, आपने जितनी मेहनत करी है वो मेहनत दिखेगी। अगर आप एक ही रात के अंदर हीरो बने हो तो दूसरी रात में जमीन में भी आ जाओगे सर, क्योंकि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपने सच में मेहनत करी है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2 साल 5 साल के बाद दुनिया में नजर आएगी, और वो ऐसी नजर आएगी कि दुनिया उसे कभी नहीं भूलेगी सर। क्या बात है, क्या बात है लकी भाई। आपने सिर्फ 2-3 मिनट में पूरे जीवन का सार बता दिया। आपने सबसे पहले कहा कि ईमानदार रहो, नशे से दूर रहो और भ्रष्टाचार मत करो। और जब भी हम कहते हैं कि किसी भी आदमी की बातों में वजन कब आता है तो तीनों तत्व उसमें होने चाहिए। आप तभी बेखौफ होकर बोल सकते हैं जब आप ईमानदार हैं, मेहनती और भ्रष्ट नहीं करते, तभी तो अथॉरिटी से कहेंगे ना कि तुम भ्रष्टाचार मत करो। अगर खुद आप भ्रष्ट होंगे तो आपकी आवाज बड़ी मरियल सी, दबी हुई सी होगी। तो मुझे लग रहा है आपने जो सलाह दी है वही जीवन का सारा। ये 3 काम करोगे तो आपके अंदर वो बहादुरी, आपकी शरीर की बहादुरी नहीं, आपके चरित्र की भी एक बहादुरी होनी चाहिए जो आज बड़ी लैक करती है। बहुत बहुत धन्यवाद लकी भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे मामलों पर इतने विस्तार से और इतनी गहराई में आपने हमारे दर्शकों से बात की, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।